Hello friends, welcome to Make My Exam. Today we are discuss PET, First Preliminary Test Tricks. ध्यान दीजिए, रीजनिंग SBI PO। देखिए 2016 के अगर एग्जाम्स की बात करें प्रीलिम्स की, 2016 में आपको सिटिंग, पजल, coded inequalities, blood relation, डायरेक्शन टेस्ट, बस इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए। सिलॉग्स एक भी क्वेश्चन नहीं, कोडिंग डिकोडिंग कोई क्वेश्चन नहीं। डायरेक्शन टेस्ट के आपको 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। हर मतलब 2016 में जितने भी पीओ हुए हैं, हर पीओ के एग्जाम में 2 तारीख वाले में, 9 तारीख वाले में, आपके उसके बाद जो 16 तारीख को एग्जाम लिया गया। देखिए जो सिटिंग थे, सिटिंग से 2 क्वेश्चन थे। एक 2 तारीख वाले एग्जाम की अगर बात करें, सेकंड डेट को जो हुआ था उस एग्जाम के व्यू से और जर्नल कोई भी देखें, सिटिंग के 2 क्वेश्चन थे। एक था स्ट्रेट लाइन पे, स्ट्रेट लाइन में फ्यूजन ये था कि 8 पर्सन है, कुछ अंदर देख रहे हैं, कुछ उनके अपोजिट देख रहे हैं। दैट मीन्स टू बी स्ट्रेट लाइन में भी इस टाइप का कंसेप्ट। और दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था सिटिंग प्लस ब्लड रिलेशन। और इसके अलावा एक तीसरी चीज और ऐड की गई थी। सिटिंग का क्वेश्चन था जैसे 8 फैमिली के मेंबर हैं, अलग अलग प्रोफेशन में हैं, एक दिन रेस्टोरेंट में गए हैं, सर्कल में बैठे हुए हैं, सेंटर की तरफ देख रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट सैलरीज है। तो उसमें 4 चीजें हो गई, प्रोफेशंस, सैलरीज, सिटिंग अरेंजमेंट और ब्लड रिलेशन। 4 चीजों का एक इकट्ठा क्वेश्चन था। पजल्स में 2 क्वेश्चन पूछे गए। एक तो क्वेश्चन पूछा गया पैरेलल लाइंस पे, ये मॉडरेट लेवल का था। पैरेलल लाइन 10 पर्सन्स के बारे में था। हर पेपर में एक सा ही था, 10 लोग हैं, 2 लाइनों में पैरेलल आमने सामने मुंह करके बैठे हैं, 5 उसमें 5 उसमें, और आफ्टर देन उस पे कंडीशंस। ये मॉडरेट था, ना ज़्यादा इजी था ना ज़्यादा टफ था। इसके अलावा इसी से ही एक और क्वेश्चन पूछा गया था, 8 पर्सन्स 8 आइटम्स, 8 ही व्यक्ति और 8 ही चीज़ें। जैसे 8 फ्लोर दे दिए, 8 कार दे दी, 8 ही कलर दे दिए, 1:1 रेशो वाला, जितने मैन उतनी ही आइटम्स। क्लियर। इसके अलावा कोडेड में आपसे सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए। डायरेक्ट मतलब एक स्टेटमेंट दे दी, उसके नीचे कंक्लूजन दे दिया, राइट है या रॉन्ग है, बस इतना बताना था। 3 क्वेश्चन यहां से पूछे गए थे। ब्लड रिलेशन के भी आपसे 3 क्वेश्चन पूछे गए। आपका जो फर्स्ट टाइप होता है ब्लड रिलेशन का, जर्नल, एक फैमिली का पूरा डिस्क्रिप्शन दिया गया, फिर पूछ लिया फर्स्ट पर्सन का सेकंड से क्या रिलेशन है, अगर वो उसकी वाइफ हो जाए तो उससे क्या रिलेशन है। 3 क्वेश्चन इससे पूछे गए। और डायरेक्शन टेस्ट से आपके 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। डायरेक्शन सेंस में भी आपको क्वेश्चन यूज किए गए पॉइंट्स वाले, कि 4 पॉइंट, 6 पॉइंट, 8 पॉइंट। जैसे बोलता है ए इज इन द साउथ ऑफ के इज इन 220 नॉर्थ ऑफ ई। तो मतलब 4-5 पॉइंट के आपस में डायरेक्शन देने के बाद उस पे 2 क्वेश्चन पूछे गए। जनरली आपका सिटिंग और पजल लास्ट वाले एग्जाम में 22 मार्क्स के लिए रहा है, जितने भी पीओ हुए, और बाकी ये कंसेप्ट 13 मार्क्स के लिए काम करें। किसी किसी पेपर में कंडीशनल कोडिंग डिकोडिंग दिया गया था। जर्नल हम कंडीशनल कोडिंग डिकोडिंग में पढ़ते हैं, शी इज ब्यूटीफुल रिटर्न ला मेफा, ही इज फूल रिटर्न सारेगा, इस टाइप से डिफरेंट डिफरेंट, फिर उनको मैपिंग करके रिजल्ट लाना। बट इस वाले एग्जाम में इसका पैटर्न चेंज कर दिया गया। तो आज हम डिस्कस करेंगे कोडेड इनइक्वालिटीज, कंडीशनल कोडिंग एंड सिटिंग अरेंजमेंट विद ब्लड रिलेशन। जर्नल सिटिंग अरेंजमेंट आप लोग कर लेते हैं, पर सिटिंग अरेंजमेंट विद ब्लड रिलेशन पे डिस्कस करेंगे। 2016 की अगर मैं बात करूं ऑल ओवर कट ऑफ की, तो 47.50 सभी को पता है। इसके अलावा आपके सब्जेक्ट की कट ऑफ कितनी थी, 7 पॉइंट समथिंग, 7.25। 2016 वाले की 7.25 थी और ओवरऑल
47.50। और बाकी इसके अलावा इंग्लिश और रीजनिंग की इंग्लिश और मैथ्स की हाई थी। उसका रीज़न क्या था कि रीजनिंग में टिपिकल क्वेश्चंस थे। सिटिंग और पजल वाले जो 22 नंबर के क्वेश्चन में, इसमें 10 क्वेश्चन जो थे वो आपके डिफिकल्ट लेवल के थे और 10 मॉडरेट थे। ब्लड रिलेशन और ये सिंपल थे, बट फिर भी कट ऑफ इसकी लो रही बाकी दोनों सेक्शंस के अलावा। तो ध्यान दीजिएगा, कोडेड इनइक्वालिटीज, मैथमेटिकल इनइक्वालिटीज भी इसी को ही बोलते हैं, इनइक्वालिटीज भी इसी को ही बोलते हैं। देखिए इसके अंदर क्वेश्चंस दो तरह से क्वेश्चन होते हैं, एक कोट्स के जरिए पूछना, एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछना। इस बार हमारे एग्जामिनर ने हमसे डायरेक्ट क्वेश्चन अराइज किए थे स्टेटमेंट और कंक्लूजन की फॉर्म से। तो हम स्टार्ट करते हैं कि इनइक्वालिटीज है क्या। सबसे पहली बात देखो, मैं लिखता हूं a इज ग्रेटर देन b, कैन यू डिफाइन हाउ मच, क्या आप बता पाएंगे कितना बड़ा है। वी हैवंट एनी रेंज, हमारे पास कोई रेंज नहीं है कि ए बी से कितना बड़ा है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, कोई डिफाइन नहीं। अगर इसको हम 5 और 0 ले रहे हैं तो भी मेरी बात प्रूव हो रही है, अगर मैं इसको 1000 ले लूं और इसको 1 ले लूं तो भी प्रूव हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे पास कोई रेंज नहीं है। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो ये होता है इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटीज में बेसिकल 3 सिंबल होते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल। इनके फ्यूजन से 2 सिंबल और क्रिएट हुए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू। और पिछली बार एग्जामिनर ने एक सिंबल एक ही पेपर में एक ही शिफ्ट में यूज किया था, नॉट इक्वल्स टू। इसका मतलब क्या है, जब ये सिंबल आ जाएगा तो आपको इसमें ग्रेटर देन को भी देखना है और लेस देन को भी। अब कोई चीज मेरे बराबर नहीं है तो क्या होगी, या तो मुझसे बड़ी होगी या मुझसे, समझ रहे हैं ना। तो इसमें आपको ग्रेटर देन से भी चेक करना था और किससे चेक करना था, लेस देन से। डायरेक्ट के क्वेश्चन दिए गए थे, आपको कोडेड के कोई भी क्वेश्चन नहीं दिए गए थे। देखिए इन क्वेश्चंस को करने से पहले हम जर्नल इनके मीनिंग के बारे में जानते हैं। इसको आप क्या बोलते हैं, ग्रेटर देन, बट एग्जामिनर लिखता है नाइदर स्मॉलर नॉर इक्वल। ना तो वो चीज हमसे छोटी है ना ही हमारे बराबर है। तो कोई चीज हमसे ना छोटी है ना बराबर है तो क्या होगी, बड़ी होगी, दैट मीन्स ग्रेटर देन। अब इस सिंबल को हम क्या बोलते हैं, पर एग्जामिनर लिखता है नाइदर ग्रेटर नॉर इक्वल। ना बड़ी है ना बड़ी है ना बराबर है। जो चीज ना हमसे बड़ी है ना बराबर है तो क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। इस सिंबल का इक्वल्स टू, वो लिखता है नाइदर ग्रेटर नॉर स्मॉलर। ना ही चीज वो हमसे बड़ी है ना ही वो हमसे, तो बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू मिल गई कि वो हमारे क्या है, बराबर है। इस सिंबल का मतलब ग्रेटर देन, आइदर ग्रेटर और इक्वल भी आप लोग बोल देते हैं, पर वो लिखता है नॉट स्मॉलर देन। वो चीज हमसे छोटी, जो हमसे छोटी नहीं है तो क्या हो सकता है, बड़ी या फिर बराबर। इसको आप बोलते हैं लेस देन इक्वल्स टू, आइदर लेस देन और इक्वल, बट वो लिखता है नॉट ग्रेटर देन। इस सिंबल को आप क्या बोलते हैं, नॉट इक्वल्स टू, वो लिखता है आइदर ग्रेटर और स्मॉलर। या तो चीज बड़ी है या छोटी है, इसका मतलब वो बराबर नहीं है। क्लियर, आइदर ग्रेटर और इक्वल, या तो बड़ी या छोटी, तो तीसरी क्वालिटी नहीं है ना, मतलब तो वो इक्वल नहीं है। चलिए, इसे करने के लिए हम जिस रूल को यूज करते हैं उसे वैसे तो जर्नल फाइट रूल बोला जाता है। देखिए एक बात ध्यान देनी होगी, एग्जाम में अगर इसके 5 क्वेश्चन रहते हैं तो विद इन अ 2 मिनट हाईएस्ट, बस 2 मिनट से ऊपर में नहीं, इतनी प्रैक्टिस लगानी होगी। और उसके लिए आपको जर्नल 4 बातों का ध्यान रखना है, जिसको आप लोग फाइट रूल में भी जर्नल पढ़ते हैं। ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन, लेस देन और ये इक्वल। 5 सिंबल हमने रखे। अब इन 5 सिंबल्स पे कुछ रूल अप्लाई होते हैं। फर्स्ट रूल आपका होता है अपोजिट सिंबल्स नेवर फाइट।
विपरीत के निशान कभी नहीं लड़ेंगे। अपोजिट सिंबल दैट मीन्स ये अपोजिट है, सेंस में अपोजिट होना, ये भी क्या है, अपोजिट है। क्लियर। इसके अलावा ध्यान दीजिए, ये ग्रेटर देन है, इक्वल्स टू, ये क्या है, लेस देन, तो ये भी तो अपोजिट ही हैं, तो ये भी फाइट नहीं करेंगे। ये है ग्रेटर देन, ये लेस देन इक्वल्स टू, ये भी फाइट। अगर ये इस तरह से हो तो भी फाइट नहीं होगी। मीन टू बी से दैट किसी तरह के भी सिंबल्स हो अपोजिट सेंस में आ रहे हो तो वो कभी भी फाइट नहीं करेंगे। डन। रूल नंबर 1 रहेगा, अपोजिट सिंबल्स नेवर फाइट। सेकंड रूल आपको जो ध्यान रखना है, इक्वल्स टू ऑलवेज लूजर, इक्वल्स टू ऑलवेज, इक्वल टू ऑलवेज लूजर। जो ये बराबर का निशान है, ये किसी से भी अगर फाइट करने जाएगा तो हार जाएगा, किसी से भी, किसी भी सिंबल से, चारों में से किसी के साथ भी। दूसरे वाला, इसका अपोजिट वाला विनर हो जाएगा जो भी इससे फाइट कर रहा है। क्लियर। तीसरा रूल आप ध्यान रखेंगे, अप एंड डाउन फाइट, डाउन विंस। अगर ऊपर और नीचे वाले लड़ेंगे तो हमेशा नीचे वाले सिंबल जीत जाएंगे। ये हैं ऊपर और नीचे वाले। क्लियर। अगर ऊपर और नीचे वाले सिंबल लड़ेंगे तो हमेशा कौन जीत जाएगा, नीचे वाला। दैट मीन्स अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू की ग्रेटर देन के साथ होगी तो विनर कौन आएगा, ग्रेटर देन। और अगर हमारी लेस देन इक्वल्स टू की लेस देन के साथ होगी तो विनर कौन हो जाएगा, लेस देन। क्लियर। आई बात समझ। फोर्थ चीज आप ध्यान देंगे, सुनने में थोड़ी अजीब लगती है पर आपके सामने जैसे एग्जाम्पल में आएगी तो आपको जल्दी समझ आएगी। इफ इन कंक्लूजन written from right side of statement, अगर कंक्लूजन में कभी भी स्टेटमेंट के राइट साइड से लिखा जाएगा, देन अपोजिट सिंबल इज आंसर। क्या कहना चाहता है कि अगर आपके कंक्लूजन में आपकी स्टेटमेंट के राइट साइड से लिखा जाएगा तो अपोजिट विनर होगा। कैसे, जैसे स्टेटमेंट का रिजल्ट आया a इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू b, कंक्लूजन में वो लिख देता है b इज लेस देन इक्वल्स टू a। क्या ये बात गलत है, सही है ना। a इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू b, कंक्लूजन में इसके राइट साइड से उठा के लिख दिया गया। क्लियर। एक बात और ध्यान देंगे आप, आपका स्टेटमेंट एज इट इज कभी कंक्लूजन नहीं हो सकता। कहीं पे भी स्टेटमेंट और कंक्लूजन जैसे वर्ड लिखे आ जाएं, वहां पे स्टेटमेंट एज इट इज कभी कंक्लूजन नहीं होता। इस चीज को ध्यान देंगे, वो हमेशा गलत होता है, चाहे वो आपके सिलॉग्स में आ जाए, चाहे वो आपके स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट्स में आ जाए, चाहे अजम्पशंस में आ जाए। जहां स्टेटमेंट और कंक्लूजन वर्ड लग गया वहां पे आप उसे क्या करेंगे, हमेशा, अगर आपका लिखा हुआ है ऊपर a इज ग्रेटर देन d और नीचे एज इट इज लिखा गया, उसे क्या कर देंगे, रॉन्ग। स्टेटमेंट एज इट इज कभी भी कंक्लूजन नहीं हो सकती। पेपर में एक क्वेश्चन में ऐसा फ्यूजन जरूर डालेगा, वहां इधर और का केस क्रिएट होता है, अभी उस पर डिस्कस करेंगे। तो ये 4 रूल ध्यान दीजिएगा। पहला, अपोजिट सिंबल कभी फाइट नहीं करेंगे। दूसरा रूल, इक्वल्स टू हमेशा हार जाएगा। तीसरा रूल, अगर ऊपर और नीचे वाले फाइट करेंगे तो कौन जीतेगा, नीचे वाला। और चौथा, अगर आपके कंक्लूजन में स्टेटमेंट के राइट तरफ से लिख दिया जाएगा तो कौन आंसर हो जाएगा, अपोजिट। क्योंकि देखो आंसर हमारा आ रहा है ग्रेटर देन इक्वल्स टू। क्लियर। और कंक्लूजन में क्या बना दिया, लेस देन इक्वल्स टू। डन। आया समझ। कोई डाउट किसी से, कोई किसी को भी। हाँ जी मैम। वो गलत होगा, इनवैलिड है। जैसे मान लीजिए, ये तो मैंने एक आपको ये बताया कि अगर आपका रिजल्टेंट a इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू b है, मतलब किसी में फाइट करवाने के बाद, टोटल रिजल्ट लाने के बाद
ए इज ग्रेटर देन डी या बी या कुछ भी आ रहा है, कंक्लूजन में अगर उनसे उल्टा लिखा जाएगा तो ग्रेटर का क्या बन जाएगा, लेस देन। ये जर्नल सी बात ऐसा भी आप समझ सकते हैं कि अगर मैं आपको ये लिख दूं 3 इज ग्रेटर देन 2, आप इस बात को दूसरे वे में ये भी तो बोल सकते हो 2 इज लेस देन इक्वल 2 इज लेस देन 3, ये बोल सकते हैं ना। 3 बड़ा है 2 से तो 2 छोटा है 3 से, बात वही है, बस सेंस चेंज हो गई। इसे हमने फॉर्मेशन में इसलिए लिख लिया, जब हमारे कोडेड इनइक्वालिटी के क्वेश्चन आते हैं ना, वहां पे हमें थोड़ा सा पजल हो जाते हैं, वहां पे ये रूल बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। यहाँ तो हम जर्नल समझ आते हैं कि अगर 3 की तरफ मुंह खुला है तो आंसर में भी 3 की तरफ ही खुला होना चाहिए, 2 की तरफ से अगर ये कॉर्नर है तो इधर भी 2 की तरफ ही कॉर्नर होना चाहिए। पर जब वो आपको इन्हें सिंबल में कन्वर्ट करके दे देता है, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल, सॉरी उनकी जगह आपको ये सिंबल लगा देगा @#, तो वहां पता नहीं चलता कि फेस किसकी तरफ ओपन है क्लोज है। तो वहां हम ध्यान रखते हैं कि अगर राइट साइड से लिखा जा रहा है तो विनर का अपोजिट बन जाएगा। समझे बात को? और कोई किसी का कंफ्यूजन? चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि ये फाइट रूल कैसे और अप्लाई करना है। जैसे मान लीजिए आपको स्टेटमेंट दिया गया, इस तरह से, ये आपको स्टेटमेंट दिए गए, फिर कंक्लूजन दिए, नीचे आपको ऑप्शंस दे देगा, ओनली फर्स्ट फॉलोज, फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, सेकंड एंड थर्ड फॉलोज, और द फोर फॉलोज, नन फॉलो, ईदर और, नीदर नोर। ठीक है, इन क्वेश्चंस को करने के लिए आपका प्रोसेस क्या रहेगा, ध्यान दीजिए सभी। देखो ए और डी के बीच में फाइट है, अभी मैंने बताया कि फाइट रूल अप्लाई करना है, किसमें अप्लाई करना है, ए और डी के बीच में। तो डी यहां पे है, ए यहां पे है। अब फाइट रूल अप्लाई किस पे होता है, सिंबल्स पे। तो बीच में कितने सिंबल है, 1 2 3 सिंबल हैं, इन दोनों की फाइट होगी, इक्वल ग्रेटर देन इक्वल्स टू की खुद के साथ। क्या आप कभी अपने आप से लड़ सकते हैं? और दूसरी बात, अगर एक अकेला रेस में दौड़ेगा तो कैसा भी दौड़े विनर तो वही होगा ना। तो ये सेम सिंबल है, फाइट होगी तो विनर कौन हो जाएगा, ठीक है। इसकी इक्वल्स टू के साथ फाइट होगी तो विनर कौन होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ठीक है जी। बट कंक्लूजन में क्या लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, डन। जैसे अब सेकंड फाइट किस में करवानी है, बी और ई में, ये बी ये ई, हमें डायरेक्ट दिख गया कि इनके बीच में कैसे सिंबल हैं, अपोजिट, मतलब ब्लॉकेज। तो ब्लॉकेज वाले केस में आप कभी भी कोई रिजल्ट नहीं दे सकते, डन। जैसे सी और जी, अब सी और जी यहां से यहां आना है, इनके बीच में फाइट, विनर कौन हो गया, लेस देन, क्योंकि इक्वल की इसके साथ हो रही है। अब लेस देन और लेस देन इक्वल के बीच में फाइट होगी तो कौन, लेस देन की, फिर इक्वल के साथ विनर कौन हो जाएगा। तो रिजल्टेंट है आपका सी इज लेस देन जी, पर कंक्लूजन में क्या लिखा हुआ है, ये भी क्या हो जाएगा। अब आप गए एफ और सी के लिए, एफ और सी की फाइट करवाने के लिए, दैट मीन्स यहां से आपको यहां तक आना है, क्लियर। इन दोनों के बीच में लड़ाई, विनर ये, इसकी इसके साथ फाइट, तो विनर ये लेस देन आपका विनर हो गया। अब कंक्लूजन में किसकी तरफ से है, देखो सी इज लेस देन एफ, और कंक्लूजन में लिख दिया ना एफ इज ग्रेटर देन सी, क्या ये बात ठीक होगी। तो आंसर क्या लिखा जाएगा, ओनली फोर्थ फॉलोज। ये है आपका फाइट। लास्ट ईयर एग्जाम में ऐसे ही स्टेटमेंट्स पे क्वेश्चन अप्लाई किए गए, डायरेक्ट स्टेटमेंट और उनके कंक्लूजन्स। कोई डाउट किसी को? देखिए बीच वाले आपके एलिमेंट्स का कोई मतलब नहीं है। जैसे हमें ए से डी में जाना था, तो ये बी और सी का कोई मैटर नहीं है, क्योंकि फाइट रूल किस पे अप्लाई होता है, सिंबल्स पे। तो बस हमने ये बीच के ये सिंबल्स देखे, डन। आया समझ? कोई डाउट किसी को?
सी और जी में डाउट है? ध्यान दीजिए, यहां से हमने फाइट शुरू की थी, यहां आए, विनर कौन हो गया? डन। इसकी इसके साथ फाइट हुई, कौन हो गया? अब इन दोनों की फाइट होगी तो C इज लेस देन G। कंक्लूजन में क्या लिखा है? तो क्या हो जाएगा ये? क्लियर? किसी का कोई और डाउट? हाँ जी, हाँ जी। बी और ई के लिए जाना था ना? ध्यान दीजिए, ये हैं बी और ई। हमें पता है कि अपोजिट सिंबल फाइट ही नहीं करेंगे, तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा ना। मुझे जब रूल ही पता है कि अपोजिट सिंबल नेवर फाइट, तो मैं आगे जाऊंगा ही नहीं। ठीक है? नहीं तो अगर आप ऐसे करते, देखिए इन दोनों के बीच में फाइट करेंगे, ये विनर, अपोजिट सिंबल है, लड़ेंगे नहीं। ठीक है? तो एक बार अपने क्वेश्चन को जल्दी बनाने के लिए इस चीज को ध्यान देंगे कि जिस चीज के बीच में फाइट करें, कहीं पे अपोजिट तो नहीं आ रहे। जैसे अपोजिट दिखे उसे काट दो, क्योंकि फाइट के लिए आप जितना टाइम वेस्ट करोगे उतने में तो अगला क्वेश्चन बनाएंगे हम। समझ रहे हैं ना बात को? आया सभी को समझ? और किसी का कोई डाउट? सेमी कॉलन बीच में दे दिया, इस तरह से। वहां एक ही स्टेटमेंट थी, डायरेक्ट क्वेश्चन बन रहा था। यहां आपको स्टेटमेंट के बीच में क्या दे दिया? सेमीकोलन दे दिया। तो अब ऐसे स्टेटमेंट्स को कैसे बनाएंगे, इस बात का ध्यान दीजिए। देखिए, ये होते हैं स्प्लिटिंग पार्ट्स में, मतलब एक स्टेटमेंट को री स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना। क्योंकि देखो, सेमीकोलन लगा दिए, यहाँ तो हमने दो लिए, कई बार 3-4 अलग अलग पोर्शंस में बांट के देता है। अब एक और एग्जाम्पल पे ऐसे बात करेंगे, तो ध्यान दीजिए, करने के इसके दो वे हैं। सबसे ईजी तरीका क्या है? आपको जितना जितना एलिमेंट जिसके बीच के चाहिए उन्हें उठा के अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। जैसे मुझे किस में जाना है? ए और ए के साथ है बी का रिलेशन, ई के साथ भी किसका रिलेशन है? बी को मैंने मीडिएटर बिठा लिया। डन। अभी किसकी तरफ खुला हुआ है? ए की तरफ। ए की तरफ खोल लीजिए। इसमें किसकी तरफ खुला हुआ है? बी की तरफ। डन। बन गई दो स्टेटमेंट से एक। अब वही सेम सिंबल है, तो विनर कौन आ जाएगा? ये ए इज ग्रेटर देन ई, तो फर्स्ट क्या हो गया? राइट। सेकंड वाले में सी और डी के बीच में बात की गई। सी के साथ कौन है और डी के साथ भी कौन है? तो बी को उठा लीजिए। इसमें फेस किसकी तरफ है? इस वाले में भी किसकी तरफ है? अब ये अपोजिट सिंबल है, क्या फाइट हो सकती है? तो आंसर क्या हो जाएगा? ओनली वन फॉलोज। केवल पहला ठीक होगा। क्लियर? जितने की रिक्वायरमेंट है उसी से कर लेना। पर ये तब आप अप्लाई कर सकते हैं जब आपकी एक स्पीड है। क्लियर? हाँ बोलिए सर। जैसे आपने कहा कि जैसे स्टेटमेंट में जो होगा वो कंक्लूजन में नहीं आ सकता। स्टेटमेंट में आ रहा था कि ए इज ग्रेटर देन ई। स्टेटमेंट से आ रहा है? स्टेटमेंट से आ रहा है ना, ए इज ग्रेटर देन ई। सर ये तो कंक्लूड करके आ रहा है ना। क्या स्टेटमेंट में सीधा लिखा हुआ है ए इज ग्रेटर देन ई? समझ रहे हैं ना? मैं वो बता रहा था। अगर मान लीजिए आप, वो क्लियर करता हूं मैं इस पॉइंट को। अगर स्टेटमेंट में ये लिखा हुआ है ए इज ग्रेटर देन बी, लिखा हुआ है सर, डायरेक्ट लिखा हुआ है ए इज ग्रेटर देन बी। अब कंक्लूजन में भी वो डायरेक्ट दे दिया, तो इसे क्या कर दोगे? आया पॉइंट समझ? वो तो हमारे कंक्लूजन के बाद आया ना ए और ई का रिजल्ट। एनी डाउट? क्लियर? स्टेटमेंट एज अ रीस्टेटमेंट कंक्लूजन में कभी नहीं हो सकती। कथन कभी भी निष्कर्ष में कथन के रूप में नहीं आ सकता। अब इसी क्वेश्चन को अगर मैं जर्नल दूसरे व्यू से करता, ये दिया था ना आपको, और कंक्लूजन में मैंने वही लिख लिया। कंक्लूजन बोलिए।
ए इज ई, दूसरा सी इज ग्रेटर देन डी, ये था। मैंने देखा कि दोनों स्टेटमेंट के बीच में डिएटर कौन है। अगर नहीं भी देखता तो मैं पहले वाली स्टेटमेंट हमेशा क्या करूंगा, एज इट इज लिख लूंगा, जैसे भी जितनी भी बड़ी है जो कुछ भी है एज इट इज लिख लिया। दूसरी वाली में देखा क्या पहली वाले का कोई एलिमेंट दिखाई दिया, हमें क्या दिखाई दिया, बी। अब देखो मेरे चार तरफ ही सीट्स हो सकती हैं, एक राइट, एक लेफ्ट, एक फ्रंट, एक बैक। अब राइट लेफ्ट वाली तो भर गई, तो बचा कहाँ, फ्रंट और बैक में बिठाने वाली सीटें बच गई। अब किसकी तरफ मुंह ओपन है, डी की तरफ ओपन करके यहाँ डी लिख लो। यहाँ किसकी तरफ ओपन है, यहाँ बी की तरफ ओपन करके ई लिख लो। मतलब सारी स्टेटमेंट का मैंने एक ही स्टेटमेंट बना लिया। अब मुझे किस में जाना है, ए और ई, तो ये इस तरह से कंडक्ट करेगा। सेम सिंबल है, विनर कौन हो जाएगा, ए इज ग्रेटर देन ई, तो पहला क्या हो गया, करेक्ट। दूसरा मुझे जाना है सी और डी, उसके लिए ये फाइट करेंगे सी और डी वाले केस में, ठीक है जी। अब इधर डी की तरफ खुला है, इधर किसकी तरफ है, बी की तरफ। क्या इनके बीच में फाइट हो पाएगी, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, समझ रहे हैं बात को, आया सभी को समझ। पर ये जब बहुत ज्यादा स्टेटमेंट हो जाएंगी तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो इसीलिए ध्यान देंगे जर्नल जितना जितना आपको एरिया चाहिए उसको उठाओ और अपने क्वेश्चंस को बनाओ। समझ गए सभी। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। क्लियर। अब यहां ध्यान दीजिए, अब हमें जाना है एन और बी में। एन से बी, बी के रिलेशन में कौन बैठा है, हमें दिखाई दिया कि बी के रिलेशन में तो कौन बैठ गया है, टी। तो एन से टी हम पूरी स्टेटमेंट ही ले जाएंगे, एन ओ आर टी, और इसमें किसकी तरफ खुला हुआ है, बी की तरफ। हमें दिख रहा है कि अपोजिट सिंबल है, तो फर्स्ट क्या हो गया, कैंसल हो जाएगा। डन, आ रही है बात समझ। अब ए और बी में, ए के साथ कौन है, बी के साथ कौन है, तो कनेक्टर के साथ तो कोई रिलेशन नहीं है। तो हमने एक चीज ऑब्जर्व की कि आर और टी में ये भी रिलेशन पड़ा हुआ है, आर इज ग्रेटर देन टी। मैंने इस रिलेशन को एज इट इज उतार लिया। अब इसमें किसकी तरफ मुंह खुला हुआ है, इसमें किसकी तरफ खुला हुआ है, क्या फाइट हो सकती है, तो ये क्या हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, नन फॉलोस, कोई भी अनुसरण नहीं करेगा। आया समझ, कोई संदेह किसी का, एनी डाउट टू एनीबॉडी, हुआ क्लियर कि जितने जितने रिक्वायर्ड हो सिर्फ उतने उतने एलिमेंट्स को उठा लीजिएगा। है किसी को कोई डाउट, हाँ जी मैम, कोई भी ऐसा जिसे कोई डाउट हो, हाँ जी सर, क्लियर। चलिए इसके बाद आते हैं केस ऑफ ईदर और। उन 5 क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन ईदर और पे डिपेंड होगा, क्लियर। ईदर और को कैसे फाइंड करना है, लिखिए केस ऑफ ईदर और। आइदर और, ईदर और, इट्स सेम। Case number 1, when your both conclusions are wrong and having all the 3 basic symbols. क्या, when your conclusions are wrong and having all the 3
बेसिक सिंबल्स। अब बेसिक सिंबल कौन कौन से हैं? ग्रेट। योर आंसर इज आइदर और। क्या? जब आपके कंक्लूजन गलत हो और उनके बीच में तीनों बेसिक सिंबल हो, ग्रेटर देन भी और लेस देन भी और इक्वल भी, तो अब आपका आंसर क्या हो जाएगा? आइदर और। जैसे मान लीजिए एक स्टेटमेंट मैंने लिए, ये आपका स्टेटमेंट है, ए और डी में आपको फाइट करवानी है। मैंने देखा ए और डी में अपोजिट सिंबल है, किसी तरह की कोई फाइट बस पॉसिबल है ही नहीं। जब फाइट पॉसिबल नहीं है तो ये क्या हो गए? रॉन्ग, क्योंकि बीच में क्या है? यहाँ पे अपोजिट सिंबल हैं और अपोजिट सिंबल तो कभी फाइट करते नहीं, तो इसका मतलब दोनों कंक्लूजन क्या हो गए? अब दोनों रॉन्ग हैं। और देखो तीनों सिंबल, पहला सिंबल ग्रेटर देन, दूसरा सिंबल लेस देन, तीसरा सिंबल इक्वल टू, तो तीनों सिंबल आ गए, तो ये किस में चला जाएगा? आइदर 1 और 2। या तो पहला ठीक होगा या, यहां ध्यान दीजिएगा, अगर आपको ये दिया होता a इज ग्रेटर देन d और दूसरा ये लिखा होता a इज लेस देन इक्वल्स टू c। अब देखो a से d तो हमें पता चल गया गलत, a से c में अगर रिजल्ट निकालेंगे तो इन दोनों के बीच में रिजल्ट क्या आ जाएगा? a इज ग्रेटर देन c, पर यहाँ लेस देन इक्वल लगा रखा, गलत तो ये भी है। अब दोनों गलत हैं, एक सिंबल ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, तो सिंबल भी इक्वल है। समझ रहे बात को? दोनों गलत है, सिंबल इक्वल है, क्या इसको आइदर और लिख सकते हैं? नहीं। ध्यान दीजिएगा, आइदर और अप्लाई ऑन ओनली 2 एलिमेंट्स। ये सिर्फ और सिर्फ 2 सिंबल्स पे अप्लाई होता है। जैसे मान लीजिए हम 2 व्यक्तियों की बात करें, ठीक है, अब मुझे जिनके मार्क्स या एज या वैल्यूज नहीं पता, सपोज करो ए और बी कोई 2 व्यक्ति हैं। पहली बात मैं कह दूं कि ए की एज बी से ज्यादा होगी तो ए के फेवर में बात होगी। दूसरी मैं बात कह दूं नहीं, बी की ज्यादा और बराबर हो सकती है, तो मैंने दोनों के फेवर में बात रख दी ना, ए के भी और बी के भी, और हमें पता नहीं है तो दोनों में से एक बात तो सच होगी ना। तो यही होता है आइदर और, या तो पहले वाला सच हो जाएगा या दूसरे वाला सच हो जाएगा। जहां पे हमें रिजल्ट नहीं पता, रॉन्ग होने का मतलब क्या है? कि वहां का रिजल्ट नहीं पता। अब हमें किसी चीज का रिजल्ट नहीं पता और तीनों की तीनों कंडीशन अप्लाई कर दी, ग्रेटर देन भी, लेस देन भी और इक्वल भी, तो ये किस में चला जाता है? आइदर और। आइदर और ध्यान दीजिएगा अप्लाई ही नहीं पे होता है, जहां आपको रिजल्ट नहीं पता होता और उसके बाद हर कंडीशन वहां अप्लाई कर जाए तो वो इधर और में जाएगा। समझ गए बात को? चलिए केस नंबर 2 लिखते हैं। उतार लिया? Case number 2, when your perfect answer, तो सर उसमें फिर लिखते क्या नीदर नॉर? हाँ जी सर, नन फॉलोज नीदर नॉर, एक ही बात है। समझ रहे हैं? ना तो पहला ना दूसरा, नन फॉलो का मतलब भी होता है बोथ रॉन्ग, वो भी बात यही है। अगर ऑप्शन में नहीं होगा तो? हाँ, अगर ऑप्शन में नीदर नॉर नहीं है तो क्या अप्लाई करें? नन ऑफ दीज लगाओगे, ठीक है, या नन फॉलो पे लगाओगे। डन। देखिए केस 2 लिखिए, व्हेन योर परफेक्ट आंसर is a greater than equals to b or a less than equals to b, but in conclusion it's split into 2 parts. But in conclusion it's split into 2 parts, then your answer is either or। देखिए
क्या कहता है कि जब आपका परफेक्ट आंसर या तो ग्रेटर देन इक्वल आ रहा हो या क्या आ रहा हो, लेस देन, और कंक्लूजन में क्या कर दे, उसको दो पार्ट में स्प्लिट कर दे। स्प्लिट कर दे मतलब बांट दे। हमने अभी पढ़ा था जब इनिशियली कि सिंबल को हम बोलते भी क्या थे, आइदर ग्रेटर और इक्वल। वही बात आ गई ना सेम। जैसे मान लीजिए, जैसे आपको एक स्टेटमेंट दिया गया, अब आपको यहां से फाइट करने जाना है, दोनों की फाइट विनर यही, इसकी फाइट विनर यही। कंक्लूजन आ रहा है ए इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू डी। क्लियर। अब नीचे क्या कर दिया, एक ग्रेटर एक इक्वल, दो हिस्सों में स्प्लिट कर दिया। तो आंसर किस में दिया जाएगा, आइदर वन और टू फॉलोज। और आइदर और की दूर से पहचान होगी, एलिमेंट सेम होंगे। समझ रहे बात को। डन। आया सभी को समझ कि आइदर और कितने पे अप्लाई होगा, दो एलिमेंट्स पे अप्लाई होगा। चलिए अब क्वेश्चंस में इस चीज को ढूंढते हैं। करूं इस तरफ। जैसे आपको ये स्टेटमेंट और कंक्लूजन दिए गए, तो अपने फाइट रूल से अप्लाई करना शुरू करते हैं। हमने जाना है ए से लेके ई तक, हमें डायरेक्ट दिखाई दिया। देखो जब हमें ए से ई, अब देखो इन्हें एग्जाम में जल्दी कैसे करना है, आप सीधा सीधा रूल नहीं चलाने चले जाएंगे, इन क्वेश्चंस को करेंगे कैसे। ध्यान दीजिए, कॉपी पेन का यूज किएगी ना, वहां स्क्रीन पर देखते देखते क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये इतनी प्रैक्टिस बनानी है। वो कैसे, जैसे मैंने जाना है ए से लेके ई तक, मैंने डायरेक्ट एक बार सीरीज में चेक कर लिया कोई अपोजिट तो नहीं है, दिख गया कि यहाँ अपोजिट है, तो मैं इसे चेक की भी नहीं करने जाऊंगा, क्रॉस। मुझे यहाँ साफ दिखाई दे गया, यहाँ से चलते हो चलो ये ठीक है, यहाँ अपोजिट आ गया, तो मैंने फर्स्ट क्या कर दिया, रॉन्ग। अब मैंने देखा बी और एफ के बीच में, यहाँ पे, अब यहाँ से यहाँ जाना है, यहाँ पे अपोजिट दिख गया, यहीं पे क्रैक हो गया, तो ये भी क्या हो गया, रॉन्ग। अब मैं गया सी और जी के लिए, सी और जी के लिए कोई अपोजिट नहीं है, क्वेश्चन में सॉल्व किया ये, देन ये, दे। अब देखो इस तरह से लंबा पड़ गया, पर अगर मैं इसको डायरेक्ट देखता, इसमें इक्वल्स टू है, इसमें इक्वल्स टू है, इसमें इक्वल्स टू है, इस पे इक्वल्स टू नहीं है। और अभी मैंने रूल पढ़ा था कि लेस देन और लेस देन इक्वल्स टू में विनर कौन होता है, तो मतलब जहां भी इक्वलिटी ब्रेक हो रही है तो ऊपर वाला विनर हो रहा है। ठीक है, तो डायरेक्ट ध्यान दे लीजिए कि सी और जी की फाइट में कौन विनर हो जाएगा, जी विनर हो जाएगा, सी लूजर हो जाएगा, यही लिखा है, तो ये क्या हो गया। फिर मैं एफ और बी के लिए गया, मुझे अपोजिट दिखाई दिया, मैंने वही क्रॉस कर दिया। अब ध्यान दीजिए, ये दोनों क्रॉस हैं, एक बार बी के फेवर में बात बोली गई, दूसरे बार एफ के फेवर में बोली गई। अब बच्चे यहाँ सोचते हैं कि यहाँ तो ग्रेटर है, यहाँ भी ग्रेटर है। अरे अगर हम इस फॉर्मेशन को जरा ध्यान से देखें, एक बार बी के फेवर में बात है, एक बार और इक्वल भी है, तो इन दोनों में क्या हो जाएगा, आइदर सेकंड और फोर्थ। इसका आंसर क्या लिखा जाएगा, थर्ड एंड सेकंड और फोर्थ फॉलोज। आया समझ। एनी डाउट टू एनीवन, कोई भी डाउट हो किसी का, क्लियर।
रब करें। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि एक ब्रेक, दो ब्रेक, तीन ब्रेक और स्टेटमेंट। जरूरी नहीं कि हर ब्रेक पे स्टेटमेंट ना बन पाए, कई बार आपका स्टेटमेंट बन भी जाएगा। तो ट्राई कीजिए, जैसे हमने स्टार्ट किया पी और टी के लिए जाना है, पी और टी के लिए जाना है, तो पी और टी के लिए टी के पास कनेक्टर यू भी है, की के पास कनेक्टर एस भी है, दो कनेक्टिंग एलिमेंट है हमारे पास। तो मैंने देखा पी का रिलेशन किससे है और यू के बाद कौन आ सकता है, तो मैं यहीं से एक चेन बना सकता हूं। तो मैंने इसी स्टेटमेंट को रीस्टेटमेंट बनाने के लिए सोचा, मैंने लिखा पी क्यू, क्यू से आर, आर से यू। अब यू की तरफ क्या है, टी, टी और एस में क्या रिलेशन है, अब एस किसके इक्वल, ग्रेटर देन है। बन गया आपका स्टेटमेंट, डन हो गया। यहां तक आया सभी को समझ, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, हमने देखा पी और टी इक्वलिटी ब्रेक हो चुकी है, तो पी इज ग्रेटर देन टी होना चाहिए, पर इसने साथ में इक्वल भी लगा रखा है, ठीक है। अब आप इसे प्रॉपर नहीं करेंगे कि पहला दोनों के बीच में रिजल्ट तीसरे के बीच में, यहां समझिए कि करना कैसे है। हमने यहां देखा इनके बीच में इक्वलिटी ब्रेक हो चुकी है दो जगह पे, तो अपर केस विनर होना चाहिए। देखिए इक्वलिटी क्या होता है और अपर केस क्या होता है, ये होता है इक्वलिटी और ये होता है अपर, ठीक है। इक्वलिटी और अपर केस में अगर इक्वलिटी ब्रेक हो जाए तो कौन विनिंग में आ जाएगा, ये विनर हो जाता है। तो हमने जैसे पढ़ा था कि अप एंड डाउन फाइट्स तो डन डाउन विंस, समझ रहे बात को, ये वही चीज है। हमने सीधा पी और टी के बीच में ऑब्जर्व कर लिया कि ये विनर है, तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग। अब पी और एस के बीच में, हाँ यहाँ पे इक्वलिटी ब्रेक हो चुका है, पी इज ग्रेटर देन एस, क्लियर। नहीं तो वैसे अपने रूल के अकॉर्डिंग चलिए, अप एंड डाउन फाइट्स तो इन दोनों में विनर ये, इसकी फाइट विनर ये, खुद से फाइट विनर ये, इक्वल्स टू से विनर ये, डन। तीसरा हमने देखा आर और एम के बीच में, अब यहाँ देखा इन दोनों की फाइट विनर ये, इसकी फाइट विनर ये, इन दोनों की फाइट विनर ये, आर इज ग्रेटर देन एम, ये क्या हो गया और ये क्या हो गया आपका, तो क्या आ जाएगा, ओनली सेकंड एंड फोर्थ फॉलोज, डन। आया सभी को समझ, कोई किसी का डाउट। जरूरी नहीं कि दो स्टेटमेंट में अगर ऐसा दे रखा है तो ये इधर और में बनेंगी। यहां क्यों नहीं इधर और अप्लाई हुआ, क्योंकि इधर और की कंडीशन क्या थी, दोनों को गलत होना चाहिए, एलिमेंट यहां सेम है। पहली कंडीशन क्या थी, व्हेन योर बोथ कंक्लूजन्स आर रॉन्ग, तो यहां तो एक ठीक है और दूसरा गलत है। अगर दोनों गलत होते तो हम इधर और के लिए सोचते, समझ रहे हैं। इधर और की तीन कंडीशन होगी। अब पहली कंडीशन क्या है, योर कंक्लूजन हैज टू रॉन्ग। दूसरी कंडीशन क्या है, हैविंग थ्री बेसिक सिंबल, जो तीनों सिंबल है वो होने चाहिए। और तीसरी कंडीशन है कि एलिमेंट क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, डन। चलिए इसके बाद आते हैं आपके कोडेड इनइक्वालिटीज। बल्क में जो क्वेश्चन आता है 5 नंबर का, ऊपर एक स्टेटमेंट में आपके सिंबल्स को मीनिंग दिया जाता है, उसी पे फिर स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन बनाए जाते हैं, क्लियर। नहीं, लास्ट 2016 में कहीं पे भी पीओ में सिलॉग्स नहीं आए। ध्यान दीजिएगा, सिलॉग्स का जो पोर्शन है वो मेंस एग्जाम में आता है। मेंस एग्जाम में 12 नवंबर के लिए क्वेश्चन रहेंगे स्टेटमेंट, आर्गुमेंट एंड असम्पशन के। दे आर द पार्ट ऑफ लॉजिकल रीजनिंग,
प्री एग्जाम में जितने भी लास्ट 2016 में प्रीलिम्स लिए गए सभी में एनालिटिक रीजनिंग और आईक्यू रीजनिंग से पूछे गए। एनालिटिक रीजनिंग में आते हैं सिटिंग एंड पजल्स, जहां आपको एनालाइज करना होता है चीजों को, उन्हें एनालाइज करके रिजल्ट लाना होता है, और लॉजिकल रीजनिंग जहां आपको लॉजिक्स के जरिए रिजल्ट देने होते हैं। समझ रहे हैं बात को? और कॉमन आईक्यू क्या होता है, जो आप जर्नल डे लाइफ जैसे डायरेक्शन हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, ये आपके आईक्यू लेवल में आते हैं। जर्नल जो आपका कॉमन डेली लाइफ की चीजें हैं। क्लियर? चलिए अब कोडेड इनइक्वालिटीज। कोडेड इनइक्वालिटी क्या है? वही इनइक्वालिटी है, पर अब पूछी किसके जरिए जाएगी? कोड्स के जरिए। जैसे आपको वो कह दे ए means A is not smaller than B. A is not greater than B. A star B. A is equal to B. A hash B means A is neither smaller nor equal to B. A $B, A is neither greater nor equal to B. तो यहाँ पे आपको ये डायरेक्शन दी जाएगी ऊपर, फिर नीचे पार 5 क्वेश्चन इस पे पूछे जाएंगे। डायरेक्शंस दी जाएंगे, नीचे पार क्वेश्चन। अब आपको एक ही बार डायरेक्शंस को पढ़ना है और इस पे बेस 5 क्वेश्चन होंगे। जैसे आपने पढ़ा, इसका मतलब क्या है? नॉट स्मॉलर देन, तो इसका मतलब क्या हो सकता है? ग्रेटर देन। इसका नॉट ग्रेटर देन मतलब स्मॉलर देन, इक्वल्स टू। इसका मतलब क्या है? इक्वल्स टू। इसका मतलब क्या हो गया? नाइदर स्मॉलर नॉर इक्वल, जो चीज हमसे ना छोटी है ना बराबर है तो क्या हो जाएगी? इसका नाइदर ग्रेटर नॉर इक्वल मतलब वो क्या हो जाएगी? हमसे स्मॉलेस्ट। अब देखिए नॉर्मल हम लोग क्या करते हैं, इन सिंबल्स के मीनिंग लिखने के बाद हर क्वेश्चन में सिंबल के मीनिंग चेंज करने जाते हैं, पर एग्जाम में शॉर्टकट क्या रहेगा, कैसे करेंगे? आप एक साइड में डायलॉग बॉक्स बनाएंगे, वही जो बॉक्स हम बना रहे थे, वही सेम बॉक्स बनाएंगे। अभी जो हमने पढ़ा था कि यहाँ किसकी सीट होती है? ग्रेटर देन इक्वल्स टू। पर यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू की जगह कौन है? बॉक्स, तो उस बॉक्स को रख देंगे। यहाँ सीट है लेस देन इक्वल्स टू की, इसकी जगह क्या रख देंगे? इक्वल की सीट की जगह क्या रखा जाएगा? ओनली ग्रेटर देन की जगह क्या रखा जाएगा? लेस देन की जगह क्या रखा जाएगा? अब जो रूल हमारे उस डायलॉग बॉक्स पे अप्लाई होता है फाइट रूल के, वो सारे रूल इस पे अप्लाई हो जाएंगे। कैसे? वही सेम रूल, अप एंड डाउन फाइट्स देन डाउन विंस, इक्वल्स टू ऑलवेज लूजर, अपोजिट सिंबल नेवर फाइट, ये सभी वहां अप्लाई हो जाएंगे। क्लियर? जैसे अब आपको ये स्टेटमेंट देता है, मान लीजिए आपको इस तरह से दे, अब आपको इन्हें कैसे सॉल्व करना है इस बात का ध्यान देंगे। पहला पॉइंट आप हमेशा ऑब्जर्व करेंगे कि ये जो अगर बीच में कनेक्टिंग एलिमेंट सॉरी इनके बीच में ये सेमीकोलन लगा दिया गया तो क्या आगे पीछे वाला एलिमेंट सेम है? देखो ना, इसके आगे भी क्या हुआ और इसके पीछे भी क्या है, तो मतलब ये एक डायरेक्ट चैन है, बस छोटे से डिवाइडर लगा के दे दी गई। तो इसमें आप इन डिवाइडर को कुछ भी ध्यान नहीं देंगे, सीधा इसको समझेंगे पी स्क्वायर क्यू स्टार एम और एम हैश टी।
अब इस स्टेटमेंट का कोई मतलब नहीं है, आपके लिए ये बन गई। अब पहला जाना है पी और टी के बीच में, हमने ध्यान दिया इन दोनों की फाइट, इन दोनों की फाइट होगी तो विनर कौन है? बॉक्स और हैश की फाइट होगी तो कौन विनर है? हैश। तो पी हैश टी दे रखा है, करेक्ट, समझ गए बात को। दूसरा जाना है एम और पी के लिए, एम और पी के लिए जब फाइट करवाएंगे दोनों में विनर कौन है? बॉक्स। पर कंक्लूजन में किसकी तरफ से लिखा गया है? एम की तरफ से। मैंने बताया था रूल नंबर 4, तो विनर का कौन काम करेगा? पड़ोस वाला। तो क्या यहां पड़ोस वाला लिख रखा है? क्योंकि देखो हमारा विनिंग क्या आ रहा है? पी बॉक्स एम, और हमने कंक्लूजन में लिखना है एम और पी के बीच में। तो मैंने बताया था कि जब ये राइट साइड से लिखा जाएगा तो जो ये विनर आ रहा है इसके अपोजिट वाला आंसर हो जाएगा। इसका अपोजिट सिंबल कौन है? तो ये भी क्या हो जाएगा? आई बात समझ? आप बार बार सिंबल नहीं बदलेंगे। नॉर्मल बच्चे क्या करते हैं, इसकी जगह ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इसकी जगह इक्वल्स टू, इसकी जगह ग्रेटर देन। कहाँ 5 क्वेश्चन में भी अगर ये बदलने में लगे रहे, एक बार बदलने में अगर 10 से 20 सेकंड जा रहे हैं तो 5 क्वेश्चनों में 1 मिनट गया, और 1-1 मिनट पे खेल है। समझ रहे हैं बात को? तो बी अवेयर, आप हमेशा यही बॉक्स बनाएंगे और उस पर अप्लाई करेंगे। हाँ जी बोलिए। सेकंड वाले में इसका साइन ये है ना, क्या? इक्वल टू, हाँ जी, हाँ जी। उस हिसाब से क्वेश्चन ठीक है, लेकिन एक रूल आपने बताया था ना कि अगर उसका ठीक और वो सेम इक्वेशन उल्टी लिखे तो रॉन्ग हो जाती है। किसने बताया था? अभी आपने पीछे नहीं, कोई रूल नहीं बताया था। वो रूल नंबर 4 ये बताया था कि ठीक होती है। मैंने आपको रूल नंबर ये 4 बोला था कि इफ इन कंक्लूजन रिटन फ्रॉम द राइट साइड ऑफ स्टेटमेंट देन अपोजिट सिंबल वर्क्स, ये लिखवाया था। कि अगर आप, वही बात मैंने यहां अप्लाई भी करवाई कि आपकी स्टेटमेंट से रिजल्ट तो यही बन रहा है, पर कंक्लूजन में इसके राइट हैंड साइड से लिख दिया गया है, तो जो विनिंग वाला है उसके अपोजिट वाला आंसर हो जाएगा। जहां मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था 3 इज ग्रेटर देन 2, तो आप इसको ये भी तो लिख सकते हो 2 इज लेस देन 3। समझ रहे हैं? गलत नहीं हो जाएगा, ऐसा कुछ रूल नहीं बताया मैंने। डन? आया सभी को समझ? और किसी का कोई डाउट? देखिए वहां मैक्सिमम आप यहां प्रॉब्लम करते हैं जब वो उल्टे करके देता है, तो ध्यान दीजिएगा जो विनर है उसके अपोजिट वाले को आंसर दे देंगे। क्लियर? आया सभी को समझ? किसी का कोई डाउट? बॉक्स में रखने, और जो रूल बॉक्स पे अप्लाई हो रहे थे वो सब कोड पे अप्लाई कर देने। आप डन? यहां ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन में हमें एच और टी और एम के बीच में जाना है। अब यहां देखो, यहां एडजेसेंट वाले तो सेम नहीं हो रहे, तो इन्हें पहले सेम बनाएंगे। कैसे सेम बनाएंगे? यहां मैंने एच लिख लिया, यहां हमने क्या लिख लिया? एस लिख लिया। अब मैंने बताया था जब ये रिवर्स होंगे तो सिंबल भी रिवर्स होने चाहिए। स्टार का कोई रिवर्स हो सकता है? इक्वल का रिवर्स तो इक्वल ही होता है, तो स्टार को स्टार लिख सकते हैं। अब इसकी अगर एक चेन बनाना चाहें इस पूरे प्रोसेस की तो क्या बना सकते हैं? एच स्टार एस, एस एंड यू, यू और टी। क्लियर? पहली फाइट करनी है एस और एच और टी में, स्टार और बॉक्स। स्टार और बॉक्स के बीच में फाइट होगी, कौन विनर होगा? बॉक्स की अगर डॉलर के साथ फाइट हो सकती है तो ये क्या हो गया? क्योंकि बॉक्स और ये दोनों अपोजिट सिंबल हैं, हो नहीं सकते। अब दूसरा देखा मैंने टी और एच के बीच में, फिर वही बात है, तो यहां भी फाइट नहीं हो सकती। अब दोनों गलत हैं,
ठीक है, एलिमेंट मैच कर रहे हैं तो एक बार देख लीजिए क्या कॉर्नर कॉर्नर वाले लिखे गए हैं। पता कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इसका मतलब क्या है, तो 3 सिंबल बन गए ना। अगर ये दिए होते लेस देन इक्वल्स टू और ग्रेटर देन, तो भी वही बात थी कि प्रॉपर कॉर्नर वाले हैं या नहीं। हाँ, इनके बीच में कॉर्नर वाले हैं, तो ये किस में चला जाएगा, आइदर 1 और 2। आया समझ, कोई डाउट किसी का? दोबारा से रिपीट करूं, ध्यान दीजिए। हमने यहाँ देखा एस एम, पहले मैंने इसको उल्टा बनाया, स्टार का उल्टा स्टार ही होता है। अगर मान लो यहाँ ये ट्रायंगल होता तो ट्रायंगल का उल्टा हैश ये बॉक्स बन जाता। अगर ये इसकी जगह ये दिया होता तो उसके उल्टा हैश लिख लेते, पर स्टार का उल्टा हमेशा स्टार होता है। हमने वही का वही लिख लिया। अब एस और यू के बीच में गए, वो सही लिखा, फिर यू और टी हमने बना लिया। क्वेश्चन को सॉल्व किया, दोनों के बीच में फाइट, विनर ये, इसकी इससे फाइट, ठीक है, हो नहीं सकती तो गलत हो गए दोनों। अब दोनों गलत हैं तो मेरे बीच में क्या 3 सिंबल हैं या नहीं? हाँ, ये कॉर्नर और कॉर्नर हमेशा 3 सिंबल होते हैं। क्यों? क्योंकि जब मैं बॉक्स बनाया था, जब मैंने रियलिटी में, तो वो ये था। तो इस कॉर्नर और इस कॉर्नर देखो बने हैं ना 3 सिंबल, ये कॉर्नर और ये कॉर्नर है ना 3 सिंबल। तो डायगनली अगर 3 कॉर्नर दे रखे हो तो वो किस में चला जाएगा, ईदर 1 और 2। चलिए लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक नए क्वेश्चन से स्टार्ट लेते हैं, आपके इस डाउट को क्लियर करता हूं। डायलॉग बॉक्स जो है ना हमारा, फाइट रूल, जो जिसमें जो वैल्यू जिसके पास है वो एज इट इज रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। कैसे? जैसे मान लो आपको ये दे दें डॉट ए बी मीन्स ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी। AB dot means A is smaller than equal to B. Copyright AB means A is greater than B. AB copyright means A is smaller than B. A B means A is equal to B. क्लियर? अब यहां ध्यान दीजिए, अब जब हम बॉक्स बनाने जाएंगे तो क्या बॉक्स में वैल्यूज को सेट करेंगे। मैंने मान लीजिए बॉक्स बनाया, क्लियर? अब उसमें क्या है कि डॉट ए बी मीन्स ए इज ग्रेटर देन बी इक्वल्स टू बी, मतलब आगे डॉट होगी तो इसका मतलब क्या है, तो ये डॉट लगा के स्पेस छोड़ दीजिए। समझ गए सर? यही कहना चाह रहे थे कि आप ये कैसे फिक्स होगा। अब यहां हमने डॉट बाद में है, डॉट बाद में, आगे अगर स्पेस है तो इसका मतलब है लेस देन इक्वल्स टू। ये आपको याद, वो वाला याद रखना होगा जो मैंने फाइट रूल में बताया कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू की सीट ये है, लेस देन इक्वल की ये है, ओनली ग्रेटर की ये है, लेस की ये है और इक्वल की ये है। बस उसकी जगह जो सिंबल जैसा आ जाएगा वो रख देंगे। अब कॉपीराइट के साथ का, कॉपीराइट अगर आ गया तो उसका मतलब क्या है, ग्रेटर देन। तो कॉपीराइट के बाद अगर स्पेस है तो वो ग्रेटर देन, अगर पहले स्पेस है बाद में है तो लेस देन, और अगर कुछ भी नहीं है खाली है तो उसका मतलब क्या है, इक्वल्स टू। क्लियर? आया पॉइंट समझ? अगर जैसे अब आपको वो ये दे दे डॉट पी क्यू डॉट क्यू एम एम एस एंड एस सी कॉपीराइट, ये आपको उसने एक स्टेटमेंट दे दिया, ये स्टेटमेंट बना दिया। अब इस पे कंक्लूजन के लिए बात करता है। इसके कंक्लूजन में लिखता है P डॉट एस, दूसरा कंक्लूजन लिखता है, सॉरी डॉट पी एस, दूसरा कंक्लूजन लिखता है एम सी कॉपीराइट, तीसरा लिखता है कॉपीराइट सी क्यू। इस तरह से
अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे फाइट रूल को भी मत सोचिए, जर्नल क्वेश्चन बना सकते हैं आप। यहाँ डॉट, इसका मतलब क्या है, आगे डॉट है तो उसका मतलब क्या था, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, तो इसका मतलब डॉट, उसके बाद हमें जैसे जाना है P से S के लिए, यहाँ पे आपका P, यहाँ पे आपका S, ठीक है। अब डॉट आगे है, यहाँ भी डॉट आगे है, खुद की खुद से फाइट, विनर कौन हो जाएगा, यही विनर हो जाएगा। तो यहाँ पे डॉट आगे और स्पेस बाद में। अब इनके बीच में तो कुछ भी नहीं है, इसका मतलब कुछ भी नहीं है तो खाली स्पेस है, इसकी इससे फाइट होगी तो इन दोनों में विनर कौन आ जाएगा, डॉट आगे और पीछे सिंबल्स, यही लिखा हुआ है, डॉट आगे पीछे सिंबल्स या वैल्यूज जो भी आपको एलिमेंट दे रखे, ये लिखा हुआ है एज इट इज। तो इसे क्या कर दोगे, करेक्ट कर दोगे। MC और कॉपीराइट, अब MC और कॉपीराइट के लिए जाना है, इसमें देखो M से C ये है और कॉपीराइट के लिए बात करनी है। अब M और C तो अकेले हैं, इसका मतलब M और S, तो मतलब ये कुछ भी नहीं है यहाँ सिंबल, यहाँ खाली है और यहाँ पे क्या है, बाद में कॉपीराइट है, तो इन दोनों की फाइट होगी तो विनर कौन होगा, बाद में कॉपीराइट। क्या यही लिखा हुआ है बाद में कॉपीराइट, तो ये भी क्या हो गया। अब तीसरा हमें जाना है Q और C में, Q यहाँ, C यहाँ। इस केस के लिए जरा ध्यान दीजिए, इसमें स्पेस के बाद कॉपीराइट है, यहाँ खाली स्पेस है, यहाँ स्पेस से पहले डॉट है, तो स्पेस से पहले डॉट और ये इन दोनों की फाइट होगी तो विनर कौन होगा, जरा ध्यान दीजिए, इन दोनों की फाइट होगी तो विनर कौन होगा, ये वाला डॉट और स्पेस वाला, इन दोनों की फाइट, डॉट स्पेस विनर हो गया। क्लियर। अब इसकी इसके साथ फाइट, डॉट स्पेस और इधर से कॉपीराइट बाद में, क्या ये फाइट कभी कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो ये क्या हो जाएगा, तो आंसर क्या लिखा जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज। आया सबको समझ। सिंबल कुछ भी हो सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं, ये सिर्फ फ्यूजन बढ़ाने के लिए दिया गया था, कंसेप्ट वही रहेगा। अगर एक बार बॉक्स में लगाने से शुरू कर दिया ना तो डेडली, ज़्यादा से ज़्यादा हार्डली आप 2 से 2.5 मिनट में 5 क्वेश्चन बना पाएंगे, और इतना ही टाइम हमें लगाना है। डन। चलिए, इसके बाद जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है, सिटिंग अरेंजमेंट विद सर्कल एंड स्क्वायर्स। ध्यान दीजिए, सॉरी, विद ब्लड रिलेशंस। सिटिंग अरेंजमेंट में आप लोगों ने जर्नल पढ़ा हुआ है, आपका सर्कल पे, स्क्वायर पे, या लाइंस में, पैरेलल लाइंस में, सब बेसिक्स में आपने पढ़ रखा है, तो आप उन क्वेश्चंस को कैसे टॉलरेट करेंगे। चलिए हम जर्नल, अगर मैं फटाफट से बेसिक्स के लिए बात करना चाहूँ तो सिटिंग अरेंजमेंट, दो फिगर होते हैं, एक होते हैं ओपन फिगर्स, एक होते हैं क्लोज्ड फिगर। ओपन फिगर में आपके लाइंस आते हैं और रोज आते हैं, ठीक है, स्ट्रेट लाइन भी इसको बोलते हैं। लाइन एंड रोज में इसमें आपके क्वेश्चन होते हैं पैरेलल लाइंस में, इसमें एक सिंगल लाइन पे बात करता है क्वेश्चन। लास्ट ईयर एग्जाम में एक क्वेश्चन यहाँ से था, एक क्वेश्चन यहाँ से था। सिंगल लाइन में वो भी क्वेश्चन क्या था कि अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि कुछ का मुंह अंदर है, किसी का बाहर है, कंफर्मेशन नहीं थी। क्लियर। और इस वाले केस में पैरेलल लाइन पे 10 जने दे रखे हैं, एक दूसरे की तरफ फेस करके बैठे हैं, साथ में इसमें प्रोफेशन ऐड कर रखे थे कि टीचर उस लाइन में नहीं है, लाइन 2 में आपका इंजीनियर है। एक बात और, इसमें फ्यूजन बढ़ाने के लिए रो 1 और रो 2 ऐड कर देता है नाम के साथ, तो वहां पे आप नंबर 1 और 2 लिख लेंगे। जैसे उसमें क्या था कि 2 प्रोफेसर हैं, 2 इंजीनियर हैं, 2 डॉक्टर हैं और 4 बिजनेसमैन हैं। 2 पैरेलल लाइंस में बैठे हैं, जो पहली लाइन का डॉक्टर है वो दूसरी लाइन के प्रोफेसर के सामने नहीं हो सकता, इंजीनियर के सामने नहीं हो सकता, सेम प्रोफेशन वाला सेम प्रोफेशन के सामने नहीं हो सकता, मतलब इतने लेवल तक उसको लेके जा सकता है। समझ रहे हैं, करना वही सिटिंग का पार्ट है। दूसरी तरफ क्लोज फिगर में अगर मैं बात करूं, सर्कल, स्क्वायर, और तीसरा आपको क्वेश्चन जो पूछता है पॉलीगन्स पे पूछता है। इन सभी में 3 केसेस बना सकता है। When all are facing to center
जब सभी सेंटर की तरफ देख रहे हैं, एक बात सोचिए, जब आप सभी बैठे हैं एक सर्कल में और सेंटर की तरफ आप देखते हो तो इट्स योर क्या है हमारे लिए, ये राइट, ये राइट, ये सबके लिए इधर, तो राइट इधर जा रहा है, तो राइट कैसा चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, और लेफ्ट कैसा हो जाता है, तो लेफ्ट हो जाएगा हमेशा क्लॉकवाइज और राइट हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। डन। दूसरा केस, when all are facing away to center, जब सारे सेंटर से बाहर देखते हैं, तो इस केस में जब सबका मुंह बाहर हो जाएगा इस टाइप से, मान लीजिए सभी का मुंह ही बाहर कर दिया उसने, तो इस केस में आप ध्यान रखेंगे लेफ्ट हो जाएगा आपका राइट और राइट हो जाएगा, दैट मीन्स राइट हो जाएगा क्लॉकवाइज और लेफ्ट हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। तीसरा केस आता है कि व्हेन सम आर फेसिंग टू सेंटर, सम आर फेसिंग अवे टू सेंटर, कुछ केंद्र की ओर देखते हैं, कुछ केंद्र से बाहर देखते हैं। उस केस में हमेशा उस पर्सन से स्टार्ट करेंगे जिसके फेस के बारे में आपको पता है। व्हेन सम आर फेसिंग टू सेंटर, रेस्ट आर फेसिंग अवे। इस केस के अंदर आप क्या अप्लाई करते हैं, स्टार्ट फ्रॉम द वन, जैसे हमें तो पता ही नहीं कि इसका फेस कहाँ है, मैं जज नहीं कर सकता कि इस वाले का अंदर हो सकता है या इस वाले का बाहर हो सकता है या इस वाले का बाहर हो सकता है, इसका अंदर हो सकता है, वी कांट, क्योंकि इसमें कंडीशनली वो बोलता है कि सम आर फेसिंग टू सेंटर, रेस्ट आर फेसिंग अवे। तो इन वाले क्वेश्चंस में हमेशा ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम वन whose face you know, जिसका फेस आपको पता है। समझ रहे हैं बात को, इसका फेस आपको पता है। एक वो आपको ऐसी लाइन देता है, जब वो स्ट्रेट लाइन में भी देता है ना कि कुछ व्यक्ति हैं आधे एक तरफ देख रहे हैं बाकी दूसरी तरफ देख रहे हैं, तो वहां भी देता है आपको कि ही इज फेसिंग टू नॉर्थ डायरेक्शन। अगर नॉर्थ बोल दिया तो अपोजिट वाले में क्या हो जाएगा, साउथ। ठीक है जी, जैसे इस वाले केस में आपको दे देता है सम आर फेसिंग, तो इसमें कई बार लाइन ऐड कर देता है, कुछ की पॉइंट्स ऐड कर देता है, दे आर फेसिंग टू ईच अदर। तो कभी दो व्यक्ति एक दूसरे को कब देख सकते हैं, जब वो सेंटर में देख रहे हो, तो ये क्लू होता है वहां पे। जैसे जी लिख देता है जी इज फोर्थ लेफ्ट ऑफ सी एंड बोथ आर फेसिंग टू ईच अदर, तो जी सी के फोर्थ लेफ्ट में भी जाएगा और वो एक दूसरे को देखेंगे। तो एक दूसरे को कब देख सकते हैं, जब उनका मुंह कहां है, ठीक है, दे आर फेसिंग अवे टू ईच अदर। अगर ये लिख देता है दे आर फेसिंग अवे टू ईच अदर, जब वो एक दूसरे से अपोजिट तरफ देख रहे हैं, फेसिंग अवे, तो इसका मतलब क्या, उसका मुंह भी बाहर है और उसका मुंह भी, तो इसमें आप सेंटर की तरफ नहीं लेंगे। क्लियर। तो ये कभी कभी की पॉइंट्स काम आते हैं, नहीं तो जर्नली क्वेश्चन के अंदर ये हमेशा लिखा जाएगा कि ही इज फेसिंग टू सेंटर, द वन हु इज फेसिंग अवे टू सेंटर। तो मतलब एक व्यक्ति के बारे में ऐसी इंफॉर्मेशन छोड़ रखी होगी जिसके सेंटर का और या सेंटर से बाहर का आपको पता होगा। तो उस केस में आपको हमेशा उसी पर्सन से ही स्टार्ट करना होगा। क्लियर। एनी डाउट टू एनीवन, कोई किसी तरह का डाउट? अब देखिए, जब तक हम स्क्रीन को नहीं छोड़ेंगे तब तक क्वेश्चन बना नहीं पाएंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, होता क्या, हर स्टेटमेंट में ऐसा होता है कि अगर ए के बारे में एक पहली लाइन में इंफॉर्मेशन दे दी ना, तो तीसरी चौथी में दोबारा उसके रिगार्ड में एक इंफॉर्मेशन मिलेगी, लास्ट में कहीं ना कहीं फिर उस पर एक इक्वेशन मिलेगी। तो अगर मैं पहली के बिहाफ पे क्वेश्चन को बनाना शुरू कर दूंगा तो मेरा चांसेस ऑफ पॉसिबिलिटी बढ़ते चले जाएंगे।
जैसे मान लो मैं एक लाइन कह दूं ए इज फोर्थ लेफ्ट ऑफ सी, तो आप क्या करेंगे, सर्कल में मान लो अंदर या बाहर कहीं के भी मूव करके बैठे, मान लो ये है ए इज फोर्थ लेफ्ट ऑफ सी, आप सी मानते हो 1 2 3 4, अब 8 व्यक्ति हैं तो सी यहाँ भी तो हो सकता है। समझ रहे हैं बात को। अगर मान लो लाइन की बात कर रहा हूँ, मान लो एक लाइन की बात कर रहा हूँ, ए इज सेकंड लेफ्ट ऑफ सी, तो सी अगर यहाँ हो तो ये सेकंड लेफ्ट है, सी अगर यहाँ हो तो सेकंड लेफ्ट है। तो ऐसे केसेस में कितनी पॉसिबिलिटी बना पाएंगे, 3 या 4 बन जाएंगी। तो इनसे बचने के लिए अगर मान लो आगे जाके वो एक लाइन ऐसे ऐड कर दे, सी इज नॉट सिट ऑन द कॉर्नर, ए इज ऑल्सो नॉट सिट ऑन द कॉर्नर, फिर तो देखो ये वाली पॉसिबिलिटी और ये पॉसिबिलिटी तो दोनों के लिए कट गई। उस केस में क्या चलेगा, एक या ये चल सकता है या दूसरा केस ये वाला अप्लाई हो सकता है, तो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी कम हो गए ना। तो इसीलिए हमेशा अपने इंफॉर्मेशन को पहले प्रॉपर मैनर में पढ़ लीजिए। इनमें कुछ होती हैं हिट इंफॉर्मेशन डायरेक्ट यूज करने वाली, और कुछ होती है एम्बिगियस जिनका पता नहीं होता, द वन हु इज फोर्थ लेफ्ट ऑफ दिस इज सेकंड राइट ऑफ दिस। समझ रहे हैं कि जो उसके लेफ्ट से फोर्थ है वो उसके सेकंड राइट में है, वो उसका कौन है अभी तो कंफर्म नहीं ना। तो उस इंफॉर्मेशन को हम एक तरफ साइड में लिख लेते हैं और बाद में एम्बिगियस को इकट्ठा करते हुए क्वेश्चन को प्लान करते हैं। तो क्वेश्चन बनाने के लिए आप इंफॉर्मेशन को किस तरह से लिखते हैं, देखिए जैसे आपको वो बोलता है ए इज फोर्थ लेफ्ट ऑफ सी, तो आप क्या करेंगे, ये लिखा आपने सी, फोर्थ लेफ्ट कौन है, ए। समझ रहे हैं। अब वो कहता है ए इज सेकंड राइट ऑफ जे, तो मान लीजिए ये जे है, सेकंड राइट कौन है, ए। अब सर्कल में जब जाएंगे तो जे बैठेगा यहां 1 और 2, दूसरे सेकंड राइट पे कौन होगा, ए। जब सर्कल में जाएंगे सी यहां है 1 2 3, चौथे लेफ्ट पे कौन होगा, ए। ये इंफॉर्मेशन ये डिक्लेयर कर रही है, ये इंफॉर्मेशन ये डिक्लेयर कर रही है। समझ रहे हैं बात को। तो इस तरह से आप अपनी इंफॉर्मेशन को लेके आएंगे प्रॉपर मैनर में, और बाद में एक व्यक्ति से जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको मिलेंगी उस क्वेश्चन को आप बना पाएंगे। समझ रहे हैं मेरी बात को। अब आपको वो जैसे इंफॉर्मेशन में लिखता है ए इज सेकंड लेफ्ट ऑफ सी, हु इज सेकंड राइट ऑफ जे। तो ध्यान दीजिएगा आपके पास 2 वर्ड्स होते हैं, एक हु और एक एंड, हु और एक ये एंड। एंड के अलावा 2 शब्द इसके एंड की पार्टी के हैं, बट और वाइल। हु की पार्टी के हैं whose, which, whom। ये सब वर्ड क्या करते हैं, अपने बाद की जितनी भी इंफॉर्मेशन है नियर बाय जो पर्सन बैठा होगा उसे पास कर देंगे। और ये एंड, बट, वाइल, ये अपने बाद की सारी इंफॉर्मेशन जो इंट्रोड्यूसिंग पर्सन है उसको पास कर देंगे। दैट मीन्स ये वाले सारे अपनी इंफॉर्मेशन पहले व्यक्ति को पास कर देंगे, और इनके बाद वाली जितनी इंफॉर्मेशन होंगी वो किस व्यक्ति को पास की जाएंगी, नियर बाय वाला जो भी है सेकंड पर्सन जिसको आप समझते हैं। जैसे ए इज सेकंड लेफ्ट ऑफ सी, हु इज सेकंड राइट ऑफ जे का मतलब सी इज सेकंड राइट ऑफ जे। इस वाली इंफॉर्मेशन में हो जाएगा ए सी के सेकंड लेफ्ट में है और सी कहां है, सेकंड टू द राइट ऑफ जे। अब आप कहेंगे जी राइट तो इधर होता सर, आपने एरो यहां क्यों लगाया। तो ध्यान दीजिएगा, राइट को ये आर शो करता है, लेफ्ट को ये एल शो करता है। एरो तो इंडिकेट करते हैं कि कौन सा पर्सन बैठेगा दूसरे पर्सन से। समझ रहे हैं। अब मैं इसको सर्कल में बनाना चाहूंगा तो मैं कैसे बनाऊंगा, मान लीजिए आपका ये जे है, सेकंड राइट 1 और ये 2, यहां कौन बैठेगा, सी। अगर केस क्या चल रहा है, दे आर फेसिंग टू सेंटर, तो यही होगा ना राइट, सी। अब सी के सेकंड लेफ्ट, क्लियर, सी का सेकंड लेफ्ट, ध्यान दीजिए यहां सेकंड लेफ्ट कौन बैठा है, तो इसका मतलब सी का मुंह कहां होगा, आउटसाइड, क्योंकि इनसाइड वाले केस में काम नहीं करेगा। ऐसी इंफॉर्मेशंस
आपके फेस बताने के लिए काम आती हैं। क्योंकि जब आपको क्वेश्चन होता है ना सम आर फेसिंग टू सेंटर, सम आर फेसिंग अवे टू सेंटर, वहां कंफर्म नहीं, मान लो सी का हमें कंफर्म हो जाता, अब सॉरी जे का कंफर्म हो जाता, तो सी का कंफर्म किस इंफॉर्मेशन से हुआ था, ये वाली। तो ये इंफॉर्मेशन सिटिंग एज वेल एज फेस बताने के काम आई। समझ रहे हैं बात को? इस इंफॉर्मेशन ने आपको सिटिंग भी बताया और उसके बाद उसका फेस भी बताया कि उसका फेस अंदर लेना चाहिए या बाहर। क्लियर? आया पॉइंट समझ? कोई डाउट किसी का? कुछ पूछना चाहे कोई? डन? चलिए एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 8 members A, B, C, D, E, F, G and H sitting around a square. 8 members A, B, C, D, E, F, G, H are sitting around a square. 4 are facing to center, 4 are facing away to center. The one who are facing to center sittings on corner and the one who are facing away to center sitting in middle of sides. There are 4 females and 4 male member in this group. There are 4 male and 4 female member in this group. 2 females are sitting on corner and 2 females are on middle of side. देखिए इतना पढ़ने के बाद हमें पता चल गया कि हमें एक स्क्वायर में बिठाने हैं, 4 कॉर्नर पे होंगे, 4 मिडल पे होंगे। जब आपने इतनी इंफॉर्मेशन को वहां से गैदर कर लिया तो आप अपना साइड में बॉक्स बना लेंगे, क्योंकि जब आप इंफॉर्मेशन को पढ़ रहे हैं तो साथ साथ में ही आपको काम कर रहे हैं। आपने साइड में ही अपना बॉक्स बना लेना है। जैसे आपने पढ़ा कि ए से लेके एच तक एक स्क्वायर में बैठे हैं, 4 सेंटर में, 4 बाहर देख रहे हैं। जो व्यक्ति सेंटर की तरफ देख रहा है वो कॉर्नर पे होना चाहिए और जो बाहर देख रहा है वो कहाँ पे होना चाहिए, मिडल ऑफ द साइड। जब इतनी इंफॉर्मेशन आपको पता चल गई तो आप यहीं से ही अपना बॉक्स बनाना शुरू कर लेंगे। मतलब स्टेटमेंट को पढ़ते पढ़ते ही काम स्टार्ट कर लेंगे। आप पूरी स्टेटमेंट पढ़ने का वेट नहीं करेंगे। समझ रहे बात को? आपने इतनी इंफॉर्मेशन पढ़ी तो इतनी इंफॉर्मेशन से हमने ये सीख लिया कि बॉक्स है, अब ये कॉर्नर वाले अंदर होंगे और ये पर्सन कहाँ होंगे, मिडल वाले कहाँ होंगे, बाहर की तरफ होंगे। अब मेल फीमेल का अरेंजमेंट आया तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो होगा ही इसके अंदर।
अब इसके बाद जैसे वो आपको इंफॉर्मेशन देता है, ए इज, इंफॉर्मेशन स्टार्ट करता है, ए इज सेकंड लेफ्ट ऑफ जी, सेकंड लेफ्ट ऑफ जी, हु इज sit on middle of side, on one middle of side. सेकेंड इंफॉर्मेशन जैसे उसने दी, C is fourth left of his wife, who is not neighbor of A or G. B is third right of her husband and not sit on corner. Next information, there is D between B and H, who is husband of A. E is a male member. अब आपको नीचे ये 5 इंफॉर्मेशन दे दी, सेटिंग का काम करना है। अब जैसे आपने इंफॉर्मेशंस को लिया, देखिए आप क्या करेंगे, जैसे उसने लिया A इज सेकंड लेफ्ट ऑफ G, हु इज सिटिंग वन साइड, वन ऑफ द मिडल साइड। तो अब 1 2 3 4 मिडल हैं, किसी भी मिडल से हम बिठा सकते हैं। किसको बिठा सकते हैं? G को। अब देखो इस इंफॉर्मेशन को अगर मैं लिखता तो कैसे लिखेंगे, हम करेंगे G के सेकंड लेफ्ट में A और G कहाँ पे होना चाहिए? मिडल साइड। इसका मतलब मुंह बाहर की तरफ रखना है। पहली इंफॉर्मेशन को बस इतने में हमने लिख लिया। सेकंड कहता है C इज फोर्थ लेफ्ट ऑफ हिज वाइफ, तो मतलब C एक मेल मेंबर है, क्योंकि हमने 4 मेल और 4 फीमेल की भी बात कर रखी है, और जिनमें से 2 महिलाएं कॉर्नर पे और जो कहाँ है? बीच में। ठीक है ना, तो इस बात को ध्यान देंगे। सेकंड जैसे उसने लिखा C इज फोर्थ लेफ्ट ऑफ हर वाइफ, C इज फोर्थ लेफ्ट कहाँ पे है? हिज वाइफ। और इसकी वाइफ के पड़ोसी ना तो ये इसकी A हो सकता ना ही, मतलब इसके वाइफ के पड़ोस वाली कोई भी सीट ना A को मिलेगी ना G को मिलेगी। देखो यहाँ A और G की बात हुई, अगली इंफॉर्मेशन A और G से ही रिगार्डेड आ गई। समझ रहे बात को? अब हिज वाइफ है तो ये एक मेल मेंबर होगा। ठीक है, मेल को हम डिनोट कर लेते हैं, जैसे मेल के लिए हम पॉजिटिव यूज कर लेते हैं, फीमेल के लिए नेगेटिव यूज कर लेते हैं। तो अब मैं इसको बनाना शुरू यहीं से ही अगर करना चाहूँ, G को मैंने एक मिडल साइड पे बिठाना है। G के सेकंड लेफ्ट में कौन होना चाहिए? 1 और 2, यहाँ कौन हो गया? A। आगे बात समझ। A और G के पड़ोस पे अब कौन नहीं बैठ सकता? हिज वाइफ। किसकी वाइफ? C की वाइफ। ठीक है ना। अब C की वाइफ यहाँ नहीं बैठ सकती, तो उसके लिए सीटें बच गई 1 2 3। अब C कहाँ पे है? फोर्थ लेफ्ट ऑफ हर वाइफ दे रखा है आपको। अगर मान लो C यहाँ बैठे, तो अगर मुंह बाहर की तरफ है तो 1 2 3 4, यहाँ तो A बैठा हुआ है। अगर C की पत्नी यहाँ बैठे तो C को तो यहाँ बैठना था, ये तो गड़बड़ हो गई। अब वो यहाँ बैठे तो 1 2 3 4, यहाँ तो G बैठा है, तो बची हुई एक ही सीट बच गई। यहाँ हो जाएगी C's वाइफ, जो भी बनेगी हमें नहीं पता। उसके फोर्थ कहाँ बैठना है? लेफ्ट में। 1 2 3 सॉरी 3 और ये 4, यहाँ कौन बैठ गया? C, जो कि एक मेल है। डन। इन 2 इंफॉर्मेशन से हमने इतना ड्रॉ कर लिया। अगला पॉइंट उसने दे दिया B इज थर्ड राइट ऑफ हर हस्बैंड एंड नॉट सिट ऑन कॉर्नर। अब B को कहाँ बैठना? थर्ड राइट ऑफ हर हस्बैंड। थर्ड राइट ऑफ हर हस्बैंड
तो बी थर्ड राइट ऑफ हर का मतलब ये कौन है, फीमेल। थर्ड राइट में होने चाहिए हर हस्बैंड। अब अगर इसका हस्बैंड जी हो तो देखिए थर्ड राइट कहाँ फेस, ठीक है, और सबसे आउटसाइड है तो इसका राइट हो जाएगा 1 2 3, ठीक है, और बी को बैठना कहाँ है, नॉट ऑन कॉर्नर, तो यहाँ बैठ ही नहीं सकती, तो इसका मतलब ये तो इसका हस्बैंड हो नहीं सकता। अब सी की वाइफ तो पहले डिफाइन है और सी पति है, ठीक है ना, तो ये एक अलग हो गया। अब ए को अगर हम ए पर यहाँ एक लाइन अगली जैसे ही हमने पढ़ी, देखो कनेक्टिंग में, बी डी इज बिटवीन बी एंड एच, हु इज हस्बैंड ऑफ, तो मतलब ये क्या है, ए का हस्बैंड है, तो हु इज हस्बैंड ऑफ, सॉरी एच इज हस्बैंड ऑफ ए, ए तो पहले एक फीमेल डिक्लेयर हो गई और एच एक मेल मेंबर होगा, समझ रहे हैं बात को, क्योंकि ये हस्बैंड है ए का तो ए वाइफ हो जाएगी, हस्बैंड वाइफ हो गए, और बी और एच के बीच में एक पर्सन को बैठना है, बी एक वैसे ही फीमेल है, समझ रहे हैं। बी कॉर्नर पे नहीं है तो ये तीनों सीटें तो बी के लिए वैसे भी नहीं हो सकती, या तो बी यहाँ हो सकती है, या बी कहाँ हो सकती है, यहाँ हो सकती है, दो ही सीटों पे हो सकती है ना, कॉर्नर पे उसको बैठना नहीं। तो मान लीजिए बी इज थर्ड राइट ऑफ हर हस्बैंड, तो अगर बी यहाँ हो हर हस्बैंड, उसके हस्बैंड को उसको कहाँ बैठना पड़ेगा, सी तो उसका हस्बैंड हो ही नहीं सकता, तो इसका मतलब बी को कहाँ होना पड़ेगा, यहाँ, वो एक फीमेल है। अब उसका हस्बैंड कौन यहाँ हो जाएगा, बी का हस्बैंड, यहाँ आएगा बीज हस्बैंड, इस सीट पे बी का हस्बैंड होगा, तभी 1 2 3 तीसरे राइट पे बी हो पाएगी। अब बी और एच के बीच में जो बैठ रहा है वो कौन है, डी। अब यहाँ तो जी ने सीट फिक्स कर रखी है, तो यहाँ कौन बैठेगा, एच, और यहाँ कौन हो जाएगा, डी। डी का लिंक क्या मिल गया, वो क्या है, सी की वाइफ। तो हमें एच और ए तो एक हस्बैंड वाइफ का पेयर पहले ही पता चल गया था, सी हस्बैंड है, डी उसकी पत्नी है, एक पेयर ये पता चल गया, ठीक है। अब ये एक फीमेल हो चुकी है, एच मेल है, पति है, डन। अब यहां देखिए, ध्यान दीजिए, 1 2 3 4 5 6 व्यक्ति हम बिठा चुके, बचे 2 व्यक्ति, ठीक है। इन 2 व्यक्तियों में एक महिला ये हो चुकी है, एक महिला ये डिक्लेयर हो चुकी है, और 2 ही महिला कॉर्नर मिडल में बैठनी थी, मिडल में दोनों महिलाएं बैठ चुकी है, तो जी को क्या बनना पड़ेगा, मेल मेंबर कंफर्म हो गया। अब मेल हमारे 2 आ चुके हैं, एक मेल मेंबर और चाहिए, ठीक है, 3 मेंबर आ चुके, सॉरी सी भी आ चुका है, जी भी और एच भी, और चौथा मेल कौन है, तो ई को कंफर्मली यहाँ बैठना पड़ेगा, क्योंकि पति ही मेल हो सकता है, तो वो किसका पति हो जाएगा, बी का। तो एक कपल ये मिल गया, ई इज हस्बैंड ऑफ बी, दे आर मैरिड कपल, डन। अब लास्ट पर्सन कौन बच गया, अब एफ, वो यहां बैठ जाएगी, वो क्या हो जाएगी, फीमेल। अगर हम एफ को यहां बिठाते, अगर उसका हस्बैंड बना लेते, तो ई अगर एक मेल बन के यहां बैठता तो मेल तो 5 हो जाते, जबकि 4 मेल थे और 4 फीमेल। तो जो इनिशियल की इंफॉर्मेशन होती है ना कि इसमें 4 मेल हैं, 4 फीमेल हैं, 2 मिडल में बैठेंगी, 2 कॉर्नर्स पे बैठेंगी, ये इंफॉर्मेशन लास्ट में आपको लाई करवानी होती है, क्या वो सेटिस्फेक्शन में है या नहीं, समझ रहे हैं। अब देखो एफ का जेंडर कुछ भी डिफाइन नहीं था, पर हमें उस इंफॉर्मेशन से डिफाइन हुआ कि 4 मेल होने चाहिए और 4 फीमेल। अब यहां देखो 1 2 3 4, चारों फीमेल पता चल गई, 1 2 3 4, और यहां हमने लिख लिए बचे हुए, एक ये फीमेल बच गई और जी एक मेल बच गया। इनका हमें कंफर्म नहीं है हस्बैंड वाइफ है या नहीं, इनके बारे में हम कुछ नहीं डिक्लेयर कर सकते, बाकी हमें जेंडर सभी के पता चल गए, सारी इंफॉर्मेशन सभी के लिए आ गई, समझ रहे हैं बात को। अब ये देखिए, आपने ना ब्रेक करके क्वेश्चन को पढ़ा, पहले 2 इंफॉर्मेशन 2, बट अगर आप इसको एक डायरेक्ट स्टेटमेंट से पढ़ते तो आपको कनेक्टिंग लिंक थे, एक ये हस्बैंड वाइफ वाला, एक ये लिंक था, दूसरा ए से रिलेटेड जो लाइन थी वो पहली ही थी, फिर जी से रिलेटेड ये तीसरी लाइन, ये हस्बैंड वाइफ वाली यहां आ गई थी। तो ये 3 इंफॉर्मेशन कनेक्ट करने के बाद कोई पॉसिबिलिटी का चांस ही नहीं बचेगा। पर अगर आप जर्नल क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं तो पॉसिबिलिटी बढ़ती चली जाएंगी। तो इसीलिए एग्जाम में क्या कीजिए, 1 मिनट जरूर लगेगा इनिशियली आपको सारी स्टेटमेंट्स को लिखने में, पर वो 1 मिनट गवा दीजिए, कोई बात नहीं, क्योंकि हमें इसके लिए हम 5 मिनट मान के चलेंगे, 5 मिनट्स। 5 मिनट में अगर हम 5 नंबर का क्वेश्चन करेक्ट कर रहे हैं तो हम कोई लॉस में नहीं है,
क्योंकि अगर हम प्री का बात कर रहे हैं, प्री एग्जाम के लिए कर रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा प्री में एक बार स्टैट पे काम करके देखिए, डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेंगे। क्योंकि अभी बहुत दिन है आपके पास, आप कहीं ना कहीं ऑनलाइन भी ट्राई कर रहे हैं एग्जाम। तो देखो प्री एग्जाम में है क्या, 3 ही तो सेक्शन है, चाहे वो पीओ है, चाहे वो कोई क्लर्क है, चाहे वो कैसा भी एग्जाम है। अभी तो हम पीओ को टारगेट कर रहे हैं। मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश 30, 35, 35 मिनट है 60, आधे लोग लेके चलते हैं 20, 20, 20, यही मान के चलते हो, ठीक है। ज़्यादा नहीं तो इसको आप दे देते हो 15 या 10, हाईएस्ट 15 देते हैं मिनट, और इतने ही देने चाहिए। बाकी अब वो 5 मिनट आप अपने मैनेजमेंट देखते हो कि मैं यहाँ ज़्यादा लगा पाऊंगा या यहाँ लगा पाऊंगा। मैक्सिमम कैंडिडेट लगाते भी इसी में, ऐसे ही पैटर्न रखते हैं सभी। पर एक बात ध्यान दीजिए, कभी भी आप पूरे 60 मिनट यूटिलाइज नहीं कर सकते पेपर में। एक तो आपका स्क्रीन के साथ कांटेक्ट, उसको टैकलिंग में ही 2-4 मिनट चले जाते हैं, और कहीं पे थोड़ा पीसी ऐसा वैसा मिल गया तो बाकी किस्मत तो वहां खराब होगी। तो आपके पास बचते ही सिर्फ इतने मिनट हैं। अब कईयों को तो बीच बीच में पानी की भी आदत है, हर 2 मिनट बाद एक पानी भी पीना जरूरी है, तो वहां भी टाइम जा रहा है आप लोगों का। तो देखो आपको सेव कैसे करना है अपने टाइम को, यूटिलाइज। अब कई महारथी ऐसे हैं एजुकेशन सिस्टम में, हम पढ़ के ये सारा पेपर करना है, सारा पेपर करना है, सारा पेपर करना है, 35 के 35 क्वेश्चन पढ़ने जरूरी हैं। अरे यहाँ मैथ और रीजनिंग क्लियर करने से पेपर क्लियर नहीं है, तीनों सेक्शन करने जरूरी हैं। तो सिर्फ और सिर्फ ऐसे क्वेश्चन जो आपको आते हैं, जो आप जल्दी से हिट कर सकते हैं, सबसे पहले उन पे काम कीजिए, उन पे काम कीजिए। जैसे मैथ्स की अगर बात करें, डीआई है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, सिंप्लीफिकेशन है, सीरीज है। इसी एरिया में अर्थमेटिक के 10 क्वेश्चन मिलेंगे। अरे मैं इन 10 क्वेश्चनों को देखूंगा ही नहीं, तैयारी नहीं कर रहा मैं इन 10 क्वेश्चन की, मैं तैयारी कर रहा हूं सिर्फ डीआई की। 10 नंबर के बल्क में क्वेश्चन आएंगे, सीरीज की, सिंप्लीफिकेशन की, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अब मैं जो 25 मिनट दे रहा हूं ना, सिर्फ इन 20 से 25 क्वेश्चन को दे रहा हूं, 1 मिनट एक क्वेश्चन को दे रहा हूं। पहले मैं 35 क्वेश्चन को 20 मिनट दे रहा था, 25 मिनट दे रहा तो मेरे 40 सेकंड जा रहे थे, पर क्वेश्चन आ रहे थे 40 सेकंड एक क्वेश्चन के लिए। अब मेरे पास एक क्वेश्चन के लिए आ रहे हैं 1 मिनट अप्रोक्सीमेट, तो एक्यूरेसी पावर किस में ज्यादा आएगी? डेफिनेट सी बात है इस 1 मिनट वाले में। समझ रहे हैं ना बात को? अब रीजनिंग में मैं कुछ ही सेक्शन सेट करके जा रहा हूं, जैसे मुझे पता है कि पैटर्न में यही रह रहा है, ब्लड रिलेशन रह रहे हैं, डायरेक्शन रह रहे हैं, कोडिंग डिकोडिंग का कंडीशनल पार्ट रह रहा है, सिटिंग पजल रह रहे हैं। तो मैं अगर 10 मिनट सिटिंग पजल को देके एक क्वेश्चन भी बना रहा हूं तो 7 से 8 नंबर तो मैं ला रहा हूं। समझ रहे हैं बात को? अगर 2 क्वेश्चन आप 2 या 3 ट्राई कर रहे हैं, 10 मिनट में 2 भी ट्राई किए, 8 नंबर के लिए तो काम कर रहे हैं। बाकी जो 10 मिनट आप रीजनिंग को दे रहे हैं, उस 10 मिनट में वो 13 क्वेश्चन सेट कीजिए। वो 13 क्वेश्चन कौन से? जैसे ब्लड रिलेशन के हो गए, डायरेक्शन के 13 से 15 क्वेश्चन होंगे वो। अगर उसमें 13 ठीक वहां हो गए, 8 ठीक हो गए, 21 नंबर रीजनिंग से आ गए। 20 मार्क्स आपने यहां से ले लिए, 21 यहां से ले लिए, अब 7 नंबर तो यहां से लाने ही पड़ेंगे ना, इसको तो क्लियर करना भी है। अब इंग्लिश में क्या है, पैराजंबल्स होते हैं, 5 नंबर के ठीक होंगे ही होंगे। मैं पैसेज पढ़ूंगा ही नहीं, क्योंकि प्री लेवल में कॉम्प्रिहेंशन एक अच्छा लेवल का मिलेगा, उसे पढ़ने में चला गया तो 10 मिनट तो वही चले जाएंगे। क्लियर? तो ये जो आपका पैटर्न है, इसको फॉलो करके देखो एक बार। सबसे पहले इंग्लिश, पहले 15 मिनट 12 मिनट में इंग्लिश मोस्ट, 12 से 13 मिनट, 14वें मिनट पे तो छोड़ना है कि बस अब छोड़ दी, जितने क्वेश्चन बने डन। फिर चले जाओ, आपको रीजनिंग बेस्ट लगती है रीजनिंग, मैथ्स लगता है मैथ्स, आप पे डिपेंड करता है आप किसे सिलेक्ट करेंगे। और अगर आपके बल्क में क्वेश्चन है, मान लो पहला क्वेश्चन ही सिटिंग का दिखाई दिया, अभी नहीं सिटिंग छेड़नी, तो सीधा छठे क्वेश्चन पे क्लिक करो ना, साइड में पोर्शन है, सीधा 15वें पे क्लिक करो, क्योंकि बल्क में जहां पे कोडिंग डिकोडिंग मिला उसका क्वेश्चन कर दिया, ब्लड का मिला कर दिया, कोडेड इनइक्वालिटी मिला, मतलब जो क्वेश्चन आपको आता है, जो पोर्शन आप ढंग से प्रिपेयर करके गए हैं वो कर लीजिए। जब 15 क्वेश्चन आप बना लेंगे तो एक बूस्टअप तैयार हो जाएगा, अंदर से एक लेवल तैयार हो जाएगा, हाँ यार 15 क्वेश्चन तो मैं ठीक वाले कर चुका हूं। अगर 10 मिनट में 12 से 13 क्वेश्चन ठीक वाले कर लिए तो बाकी 10 मिनट में रिस्क ले सकते हो। जब पहले 15 मिनट ही वो 13 क्वेश्चन को बनाने में दे दिए, फिर तो कुछ भी नहीं, फिर तो पहले ही बाहर हो, और डीमोटिवेट वहीं से खुद में ही होना शुरू हो जाओगे।
मेरे इतने नहीं बने, मेरे इतने नहीं बने। समझ रहे हैं बात को? चलिए दूसरे क्वेश्चन के लिए बात करते हैं। Six member of the family A, B, C, D, E and F having 3 generations in which 2 are married couple. One day they went to restaurant for lunch, sitting in a circle. The oldest member of family is a female and youngest one is a male. अरे यार, the smallest one is a male. There are 3 female and 3 male in family. No one has same age. ध्यान दीजिए, अब उसने कहा कि 6 मेंबर ऑफ अ फैमिली A to H having their 3 generation in 2 married couple. One day they went to restaurant sitting in a circle. अब देखो लंच के लिए गए, sitting in a circle. अब देखो सर्कल आ गया, फैमिली के बारे में बता दिया, और तीसरा उसने की लिखा ओल्डेस्ट मेंबर एक में फीमेल है और जो स्मॉलर है वो क्या है, मेल है। और इसके बाद वो कहता है कि इनमें 3 फीमेल है 3 मेल है, कोई भी सेम एज का नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया, एक तो आपको सिटिंग सेट करनी है, दूसरा आपको इसका ब्लड रिलेशन सेट करना है, और तीसरा पॉइंट क्या सेट करना है आपको, एज। 3 चीज इकट्ठी कर दी। समझ रहे हैं बात को? 3, एक तो आपको क्या सेट करने हैं, ब्लड रिलेशन, दूसरा आपको क्या सेट करना है, एजेस, और तीसरा उनको एक सर्कल में बिठाना है। इसके बाद जो इंफॉर्मेशन आपको वो देता है, D is grandfather of C and immediate right of A, who is father of E. F is not married with D. The one who is at third number in ages when we arrange in descending
is opposite to A. Member of same generation is opposite to each other. E is not youngest member, sorry, smallest member, क्योंकि हमने वहाँ smallest लिखे, smallest member of family. B is immediately left of a female. अब ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन में आपको करना कैसे है। जो इन्फॉर्मेशन है उसमें कहीं पे आपको ब्लड भी दे दिया, कोई इन्फॉर्मेशन एज पे बेस करके दे दी, कहीं इन्फॉर्मेशन में मैरिड कपल्स के बारे में डिक्लेयर कर दिया। तो आप इस क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे? इन क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले आप ट्राई करेंगे ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन सॉल्व करेंगे। उससे क्यों? क्योंकि जब ब्लड रिलेशन सोल्व हो जाएगा आपके पास जनरेशन आ जाएंगी, जनरेशन आ जाएंगी तो वहां से एजेस क्लियर हो जाएंगी, और जैसे एजेस क्लियर हो जाएंगी तो आपका सिटिंग बनना आसान हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपको उसने फर्स्ट इंफॉर्मेशन दिया, ए बी सी डी ई एफ 3 जनरेशंस, 3 जनरेशन है तो यहाँ 1 लगा लो, ये 2 और ये 3, ये 3 जनरेशन हो गया। 2 मैरिड कपल, वन डे दे वेंट टू द सिटिंग अराउंड अ सर्कल। अब देखो सर्कल में क्या रखा है, फेसिंग टू सेंटर और आउटसाइड सेंटर, कहीं भी होगा, बट अब लंच करने बैठे हैं तो कहाँ होगा, फेसिंग टू क्या हो जाएगा, सेंटर। डन। अब एजिस के बारे में 1 2 3 4 5 6, ओल्डेस्ट को बनाना है एक फीमेल और यंगेस्ट को बनाना है मेल। इसके बाद उसने बोला इसमें 3 मेल हैं 3 फीमेल हैं, किसी की भी एज सेम नहीं है। अब पहली इंफॉर्मेशन दी, डी इज ग्रैंड फादर ऑफ सी, हु इज इमीडिएटली राइट ऑफ ए, हु इज फादर ऑफ ई। अब डी इज ग्रैंड फादर, ग्रैंड फादर मतलब सबसे ऊपर वाली जनरेशन पे होंगे, ग्रैंड फादर है तो एक मेल होंगे, किसके ग्रैंड फादर हैं, सी के, तो मतलब 3rd जनरेशन पे आना, डन होगी इसकी बात। ठीक है, अगली बात लिखा, हु इज राइट, हु इज सॉरी एंड इमीडिएट राइट ऑफ ए। मान लो यहां कोई ए है, ए के इमीडिएट राइट में कौन हो जाएगा, इमीडिएट राइट। एंड किसके लिए यूज होता है, पहले पर्सन के लिए, डी। ठीक है, और डी दादाजी हैं तो एक मेल मेंबर है। अगला, हु इज फादर ऑफ सी, कौन फादर है, ए, सॉरी हु इज फादर ऑफ ई, मतलब कौन, ए फादर। अब दादाजी यहां पे आ गए तो अब यहाँ एक फादर तो और नहीं आ सकता क्योंकि 3 जनरेशन में फैमिली के मेंबर हैं, तो दैट मीन्स पिताजी को क्या आना पड़ेगा यहाँ पे, ये किसके फादर हैं, ई के, तो इसका मतलब ई को सब यहाँ नीचे वाली जनरेशन पे आना पड़ेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट बोला, एफ इज नॉट मैरिड विद डी, तो उसको डी के साथ मैरिज नहीं हो सकती, तो कहाँ हो गई, क्योंकि 2 मैरिड कपल भी है ना इसमें, एक ये हो गया और दूसरा मैरिड कपल कौन हो गया, बचा कौन, ए बी बच गया आपका, बी वाइफ हो गई ये। ठीक है जी, ये फैमिली आपकी डिसाइड हो गई। अब द वन हु हैज एट 3rd नंबर ऑफ एजेस व्हेन वी अरेंज द ओल्डर टू स्मॉलर इज अपोजिट टू ए, मतलब एज के अकॉर्डिंग जब हम तीसरे नंबर पे आएंगे ना तो वो पर्सन ए के अपोजिट होगा जो कि तीसरे नंबर पे बैठेगा, अभी पता नहीं कौन बैठेगा। नेक्स्ट उसने लिखा, मेंबर ऑफ सेम जनरेशन आर अपोजिट टू ईच अदर। अब हमें यहाँ ब्लड रिलेशन सॉल्व हो चुका हुआ है,
ठीक है। अब दादा ये है तो ये दादी है, तो दादा के अपोजिट कंफर्म सा हो गया दादी, ठीक है। ए अब पिताजी हैं तो उसके अपोजिट कौन होगा, मदर। अब हमने पढ़ा था कि ए के अपोजिट कौन बैठना चाहिए, जो एज के अकॉर्डिंग तीसरे नंबर पे है, तो मतलब मदर थर्ड हाईएस्ट एज इन द फैमिली। अब ओल्डेस्ट मेंबर कौन है, फीमेल है, तो दादी सबसे बड़ी है। अब दादी से छोटे कौन होंगे, दादाजी। अब मम्मी से छोटा पिताजी, ठीक है जी। अब अगला पॉइंट दिया, ई इज द स्मॉलेस्ट मेंबर ऑफ फैमिली, ई इज नॉट, ई छोटा नहीं है तो ई को यहां आना पड़ेगा, तो छोटा कौन हो जाएगा, सी। सी हो गया मेल, जैसे ही सी मेल डिक्लेयर हुआ, अब 3 मेल मिल चुके हैं तो ई क्या हो गई, एक फीमेल। एजिस भी सेट हो गई और आपका ब्लड रिलेशन भी चला गया। अब लास्ट पॉइंट, बी इज इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ अ फीमेल, है एक फीमेल के लेफ्ट में, ठीक है। अब यहां ध्यान दीजिए, अब सी और ई को कहां बिठाएं, दोनों के लिए सीट बच गई ना। अगर मान लीजिए आपका सी यहां बैठ जाएगा तो ई को यहां बैठना पड़ेगा, और अगर आपका ई यहां बैठ जाएगा तो सी को यहां, उल्टे पोजीशन में बैठेंगे ना, क्योंकि इनका कंफर्म नहीं है, बस एज वाले सामने बैठेंगे। कौन सा, बी इज इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ अ फीमेल, बी को एक फीमेल के लेफ्ट में बैठना है। अब यहां ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, यहां पे अगर सी बैठेगा तो ये तो एक मेल के लेफ्ट में बी हो गया, तो यहां से अब हमें कंफर्म क्या मिल गया, ई यहां बैठेगा। अगर ई एक फीमेल है, यहां पे बैठ गया तो इसके जस्ट लेफ्ट में बी, और ये लिखा था ना बी इज इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ ए फीमेल, तो ई यहां क्लियर, जैसे ही में हो गया तो सी एक मेल। डन। कुछ भी पूछ ले, हु इज फादर ऑफ दिस, हु इज वाइफ ऑफ दिस, इस टाइप का कैसा भी क्वेश्चन हो, देखिए आपको 3 आइटम से ऊपर इसमें कभी भी नहीं करेगा, 3 चीजों के लिए काम करेगा ही करेगा। कोई डाउट किसी को भी, एनी डाउट टू एनीवन? देखिए इस लेवल का एक क्वेश्चन देगा, ये मॉडरेट लेवल है, बिल्कुल टिपिकल लेवल नहीं है। ओके, एनी डाउट टू एनीवन? इसके बाद हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं सिटिंग अरेंजमेंट के बाद कोडेड डिकोडिंग, वो भी उसका कंडीशनल पार्ट। जैसे आपके सामने क्वेश्चंस में होगा, इस पे 4 लॉजिक से क्वेश्चन अप्लाई करवाएगा। पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, जर्नल जो है अभी एग्जाम में जैसे लिखा हो गया, मोस्ट ऑफ मैन्स आर वर्किंग is written as 3 hash T 2 F 3 hash N 3 E at the rate 7 G कॉपीराइट। इस तरह से देखिए, सिंबल, वैल्यू और न्यूमेरिक 3 काम करेगा। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे इसमें हो क्या क्या सकता है। पहला केस, अगर आपको ये एग्जैक्ट नंबर दिए जाएं तो ये समझ लीजिए कि सम ऑफ द डिजिट लगा रखा है, या टोटल एलिमेंट हाउ मेनी हैव अ वर्ड, एक वर्ड के पास कितने एलिमेंट है उसको लगा रखा है। अगर इसे पॉइंट में दे दे या बढ़ा के दे दे, ठीक है, तो उस पर आप केस अप्लाई करते हैं कि प्लेस वैल्यू में ऐड कर रखा है या माइनस कर रखा है, या प्लेस वैल्यू को एज इट इज लिख रखा है, या प्लेस की जगह रिप्लेस लिख रखा है। कई बार पॉइंट्स में देगा तो उसका मतलब श्योर है कि प्लेस वैल्यू को किसी ना किसी से मल्टीप्लाई किया गया, क्योंकि पॉइंट्स में हमारे प्लेस वैल्यू कभी नहीं होते। वहाँ मल्टीप्लाई है वो भी किससे, पॉइंट्स वालों से, चाहे वो 1/2 से मल्टीप्लाई है, चाहे वो 1.5 से मल्टीप्लाई है, चाहे वो 2.5 से है। जैसे इस क्वेश्चन में देखा, इस वाले में जैसे मोस्ट है, कितने हैं, 4, ठीक है, टी लास्ट है, लास्ट। ये हैश कैसे लाया गया, एक सिंबल आप बोल रहे कि आया कोई भी नहीं। हमने यहाँ मैन में देखा n 3 एलिमेंट, डन। यहाँ भी हैश है, यहाँ भी, तो मतलब m के लिए क्या यूज किया गया, जहां पे m था वहां हैश यूज किया गया, ठीक है। अब इसमें e हो गया, ये 3 हो गया, तो a के लिए क्या यूज किया गया, @
समझ रहे हैं, ये आपको मैपिंग करके निकालना हो गया। अब जैसे यहां हमने देखा 7 एलिमेंट है 7, तो W के लिए क्या यूज किया गया, ठीक है। जैसे अब नीचे क्वेश्चन पूछता है आस्किंग, डायरेक्ट पूछता है इसका कोड क्या होगा, ऊपर वो नहीं है, कितने हैं 1 2 3 4 5 6, तो ये आ गए। तो सर उसमें वो मैन में MEE किसके लिए किया गया? सर उसके लिए कोई मैटर नहीं करेगा, ऐसे मोस्ट में और एस के लिए क्या है, मतलब ये कैसे, मतलब इस कैसे पहुंचे इस कंक्लूजन? सर ऐसे कंक्लूजन पे कैसे पहुंचे, हमने देखा यहाँ 4 मैन से शुरू, ठीक है, ये मोस्ट है, यहाँ मैन है, ये भी एम से स्टार्ट है, ये भी एम से स्टार्ट है, तभी इसमें हैश यूज किया गया, इसमें भी क्या हैश यूज किया गया, तो मतलब पहले वाले के लिए यूज कर रखा है, क्योंकि इन दोनों में और कोई मैच ही नहीं कर रहा, ई है और इसके पास और एस है, और दोनों में सिंबल एक ही यूज किया गया है, हैश। समझे सर बात को, ऐसा होगा, अगर पहली लाइन में नहीं होगा तो दूसरी वाली लाइन में मिलेगा, दूसरी नहीं तो तीसरी में मिलेगा, डन मिलेगा ऐसा पॉइंट्स। अभी जैसे हम पहला क्वेश्चन देखेंगे ना, तो आपको मैं वो क्लियर करता हूँ, यहाँ ध्यान दीजिए। अभी अब देखा हमने इसके लिए आस्किंग के लिए पूछ रखा है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो यहाँ 6 आ गया। ए के लिए क्या यूज कर रहा है वो, अब लास्ट में इसमें जैसे ई का ई लिखा, तो यहाँ क्या लिखा जाएगा, तो ये जिस ऑप्शन में होगा वो आपका क्लियर। अब जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया, फर्स्ट क्वेश्चन उसने आपको दिया, रोज मंकी बास्केट जग, अब इसमें दिया गया 9#3 31% Y 26 $T 10@G। दूसरी वाली स्टेटमेंट में दिया गया जॉब रिच्ड बॉल मग is written as 5@B 16 $L 9@D 10 G। थर्ड मैंगो बल्ब रिबर्स जैकल्स। वैसे तो आपको इतने से ही, पहली 2 लाइन से ही अपने आंसर्स के लिए चले जाना है, क्योंकि 2 लाइन में ही आपको कहीं ना कहीं कोई कनेक्टिंग एलिमेंट होगा जो सिंबल्स को निकालने के लिए काम करेगा। 25@S। जैसे मान लीजिए आपका ये क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन में जरा ध्यान दीजिए कि कर क्या रखा दीजिए। जैसे अब कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, इन क्वेश्चंस में जैसे लिखा है रोज मंकी बास्केट जग, आगे ये दे दिया जॉब। अब पहले क्या होता था कोडिंग डिकोडिंग में, जैसे यहाँ रोज दिखाई दिया, नीचे रोज, सेम एलिमेंट को निकाल लिया, बट यहाँ कुछ नया पैटर्न होता है थोड़ा। अगर ध्यान से गाइस हम इसको ऑब्जर्व करें, हमने एक चीज यहाँ पे क्या ध्यान दी, ई है तो लास्ट वाला ई एज इट इज लिखा गया, वाई है तो वाई लिखा गया, टी है तो टी लिखा गया, जी है तो जी लिखा गया, जी है जी, ठीक है। इसके लास्ट में डी है तो डी, ये एल है तो एल, बी है तो बी, ठीक है। यहाँ बी है तो ये बी लिखा गया, ये एस है तो यहाँ एस लिखा गया, ये ओ है तो लास्ट में यहाँ ओ, यहाँ एस। दैट मीन टू बी से दैट लास्ट का लास्ट के लिए कोड हो गया। अब ये अल्फाबेट्स तो क्लियर हो गए, ये नंबर और सिंबल्स किस लिए काम आ रहे हैं, इस चीज को थोड़ा ध्यान देंगे। हमने ध्यान दिया हैश यहाँ पे यूज किया गया, हैश यहाँ पे यूज किया गया, हैश यहाँ पे यूज किया गया। मुझे तीनों एलिमेंट में पहला दिखाई दिया आर, यहाँ भी पहला दिखाई दिया आर, यहाँ भी पहला दिखाई दिया आर, तो मतलब
आर जहां पे भी यूज हो रहा है उसके लिए क्या यूज कर रहे हैं हम लोग, हैश। इसी तरह से जरा ध्यान दीजिए, हमने यहाँ पे देखा हमारे पास एलिमेंट में जैसे यहाँ डॉलर है, यहाँ भी डॉलर है, ठीक है जी, और आपको कहीं ये एक डॉलर दिखाई दिया, तो ये पहला एलिमेंट बी है तो ये इसके लिए डॉलर हो गया। यहाँ बी पहला एलिमेंट है तो इसके लिए यहाँ डॉलर हो गया। यहाँ पहला एलिमेंट बी है तो ये इसके लिए डॉलर हो गया। दैट मीन्स जहां जहां पे बी है वहां वहां पे डॉलर यूज हो गया, हैश डॉलर पता चल गया। अब ये परसेंट, यहाँ भी परसेंट, ठीक है, यहाँ परसेंट। तो ध्यान दीजिए जहां जहां पे एम आ रहा है उसके लिए क्या यूज कर रहे हैं, परसेंट। तो एम के लिए यूज हो गया परसेंट, डन। अब हैश बारी है, हैश हो गया, डॉलर हो गया, परसेंटेज, एट द रेट। दैट मीन्स जहां पे भी जे आया उसके लिए एट द रेट, यहाँ जे है तो एट द रेट यूज किया, यहाँ पे जे है तो एट द रेट यूज किया, यहाँ पे जे है तो एट द रेट यूज किया, डन। अब हमें सिंबल के मीनिंग पता चल गए, अल्फाबेट्स के पता चल गए, पर ये आपके न्यूमेरिक वैल्यू को कैसे उठाया गया, इस चीज को और थोड़ा देखिए। यहाँ पे ई की प्लेस वैल्यू कितनी है, 5, रोज में एलिमेंट कितने, 1 2 3 4, तो 5 और 4 कितना होता है, 9। मंकी में 1 2 3 4 5 6, वाई की वैल्यू कितनी है, 25 और 6 31। क्लियर। यहाँ बास्केट में है 6, 20 और 6 कितने हो गए, 26। जग में है 3, जी की वैल्यू 7, 7 और 3 कितने हो गए, 10। दैट मीन लास्ट एलिमेंट प्लेस वैल्यू प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन वर्ड। तो अब गाइस आपसे वो क्वेश्चन पूछ ले कि व्हाट इज द कोड फॉर आस्किंग, या व्हाट इज द कोड फॉर रेस्ट। अब हमने क्या ध्यान दिया कि रेस्ट में कितने हैं, 1 2 3 4, डजंट मैटर, लास्ट क्या है, टी, तो टी का तो आ गया टी। आर के लिए हमारा कोड क्या यूज हो रहा है, हैश, डन। टी की वैल्यू कितनी है, 20, 1 2 3 4, 20 एंड 4 टोटल कितने हो गए, 24। योर आंसर इज हैश 24T, डन। थैंक यू गाइस। अब जो क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे आ रहे हैं ये कोडिंग डिकोडिंग के कंडीशनल क्वेश्चन हैं। ये लास्ट ईयर के एसबीआई पीओ और में पूछे गए हैं। आप सभी इन क्वेश्चंस को कीजिएगा। कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। वी विल श्योर गिव यू अ सॉल्यूशन। थैंक यू।